एक्सप्लेन करना फिर क्या मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इससे मुझे एक बात याद आई, अक्सर हम जब घर पे खाली हो और वहाँ दाखिल होते हैं तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो उस दिन मैं मेरी वाइफ डिस्कस कर रहे थे कि हमें थोड़ा डर भी लगता है ये ना हम कहें अस्सलाम वालेकुम आगे से जवाब आ जाए वालेकुम अस्सलाम। तो आज प्रोग्राम का आगाज हम कर रहे हैं 75, मुझे ईदी मिल रही थी 75 रुपए की, 75 और ये 75 रुपए जनाब आपको अगर नजर आ रहे हो, ये हैं 75 रुपए जो कि 75 साल पाकिस्तान की डायमंड जुबली जो मुकम्मल होने जा रही थी उस पे ये यादगारी नोट जारी किया गया था। अब इसकी खुसूसियात तो आपको नजर आ रही होंगी। इसमें ये सामने से बिल्कुल 500 रुपए के नोट की तरह ना इसके अंदर ये लाइन आ रही है जो 500 के नोट में हम देखते हैं, इसलिए ये नकली और ये पिक्चर्स बनी है। लेकिन खास बात पता है क्या शुएब, कि हमें जो भी चीज खरीदेंगे वो मिलेगी 70 रुपए की और 5 रुपए की हम टॉफी खाएंगे। आप उल्टा काम करना, कोई मांगे ना 80 रुपए कहना ये 5 माफ कर दो। ये अच्छा है। 80 रुपए वैसे शॉप वाले नहीं गिनते। हाँ। वो कहते हैं कि अगर 80 हैं तो पूरे चाहिए, अगर 75 है तो 70 है तो कहते हैं 5 रुपए फालतू हमें दे दो। बहरहाल जी, खूबसूरत नोट है, मादखुर भी बना हुआ है इसकी बैक साइड पे। हाँ। और हमने सोचा कि आज अच्छा काफी दिन से था लेकिन याद ही नहीं आ रहा था। और इसका एक और खास बात, ये जो बैक साइड वाला डिजाइन है ना, इसका कलर नहीं लेकिन ये डिजाइन शुएब आपको याद है कैसा है? ये 1 रुपए का नोट होता था किसी जमाने में, बिल्कुल वैसा डिजाइन है, बिल्कुल वैसा है, लेकिन बहुत खूबसूरत ही अब आ चुका है मार्केट में। कम है लेकिन बहरहाल है। तो हमने तो हमारी टीम में सिर्फ शुएब के पास है और किसी के पास मैं एक अमीर शख्स हूँ। 75 रुपए का नोट, 75 रुपए का मालिक हूँ मैं। अच्छा चले, लेकिन आज से चले 75 रुपए आपके हुए, ये ले चलें। ये मेरी हो गई ईदी जनाब, मैं अमीर हो गई, माला माल हो गई। प्री ईदी 75 रुपए की, ठीक है जनाब। और अभी वीजा लगवा लें। अमेरिका का यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही है ना। बिल्कुल ठीक है। इंपॉर्टेंट खबर ये कि कुछ रोज पहले एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया था सदर जो बाइडन की तरफ से, जिसमें पाकिस्तान ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। और अभी अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत है और पाकिस्तान अपने एटमी असासों का इस्तेमाल हमेशा से इंतहाई जिम्मेदारी के साथ करता है। ये क्लैरिफिकेशन आनी इसलिए भी ज़रूरी थी कि जिस तरह का एक गैर जिम्मेदाराना बयान हमारे सामने आया था, जिसको मैं दोहराना नहीं चाहूंगी। और कल हमने सलमान डिटेल से डिस्कस भी किया उस बयान से मुतालिक कि अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, हाउ वी शुड रिस्पॉन्ड। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट भी किया था और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आ रहा है कि देखिए कि अमेरिका की तरफ से एक नया बयान आया है। और जिस तरह आपने जिक्र भी किया कि पाकिस्तान अपने एटमी असासों को महफूज रखने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं इनकी सिक्योरिटी से मुतालिक जो इंतजाम हैं उससे अमेरिका बिल्कुल मुतमईन है। अमेरिका खुशहाल और तरक्की करता हुआ पाकिस्तान देखने का ख्वाह है। ये प्रिंसिपल नायब तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा के, उन्होंने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग दी है। तो देखिए कि एक गैर जिम्मेदाराना बयान आने के बाद जो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया और पाकिस्तान ने कोई रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने बताया। और ये बड़ा अच्छा होता है कि हम एंगेज करते हैं, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अगर कोई ऐसी राय रखता है तो हम उसे एक्सप्लेन करते हैं। और शेब ये ऐसा मामला है जिसपे हमें एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं थी। हमारा रिकॉर्ड दुनिया के सामने, हम तो दूसरे मुल्कों में अमन की बात करते हैं, भारत के साथ हम बामानी मुज़ाकरात की बात करते हैं, अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस में हमने हमेशा किरदार अदा किया है, हमने वहां पे भी अफाम तफहीम की बातें की है, हमने कभी भी जंग के अज़ाइम ना रखे, ना कभी ऐसी इंटेंशन जाहिर की। तो फिर अमरीकी सदर की जानिब से ऐसा बयान जो था उस पर हमारा एहतजाज बनता था। और उसके बाद अमरीका को भी इदराक हुआ कि ये जो हमारे जो दो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात हैं उनको खराब करने की तरफ ले जाया जा रहा है। तो उन्होंने फौरन इसको क्लैरिफाई किया कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी मुल्क है और उनकी कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं थी जिसको दुनिया ने। और इसमें हमें यूं भी बात करनी चाहिए सलमा कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, एक ऐसा बयान जिससे शायद ज्यादा तोड़ मरोड़ के पेश भी किया गया। बिकॉज जो बाइडन साहब ने कहा मे बी, और उसके बाद जो इंडियन प्रोपेगेंडा हुआ हमें उसकी बात जरूर करनी चाहिए। बिकॉज ज़रा हम देखते हैं कि इंडिया ऐसे मामले पे प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा करता है, अपना मिसाइल संभाला नहीं जाता, निकलता ऐसे जैसे पटाखा हो और बयान देता है पाकिस्तान से मुताल्लिक। बट ये बड़ा अच्छा था कि हमने बड़े ही डिसेंट वे में एक्सप्लेन किया है। और ये अच्छी बात यह है कि फ़ौरन से वहाँ से रिस्पांस भी आया अमरीकी महकमा खारजा की तरफ से, और वो मुतमईन है पाकिस्तान के एटमी असासों से मुताल्लिक, इंतजामात से मुताल्लिक। लेट्स गो अहेड और दीगर खबरें शामिल करते हैं। कल के दिन सलमा एक और भी अहम मामला था, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया, बलूचिस्तान दौरा किया। बिल्कुल, वो बलूचिस्तान गए थे, ज़िला खुजदार पहुंचे थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो सैलाब
आप ज़्यादा इलाके वहाँ से पानी के अखराज पर खुसूसी तवज्जो देने की बात की। उन्होंने कहा कि हंगामी बुनियादों पर इकदाम ना किए गए तो पानी की वजह से बीमारियां फैलने लगेंगी और फिर बीमारियों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत बलूचिस्तान के इलाके सोहबतपुर के दौरे के दौरान भी जारी की थी। उसके अलावा वो खुशदार भी पहुंचे थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इंजीनियर्स और आबी माहिरीन को जहाज़ में ले जाने की बड़ी अहम तजवीज़ भी पेश की ताकि वो सैलाब के बाद के मुताले की तजावीज़ पेश कर सके। उन्होंने खदशा जाहिर किया था कि अगर पानी कम होने में महीनों लग गए तो वबाई अमराज एक बड़ा चैलेंज बन सकते हैं और आबी माहिरीन का जाना इसलिए भी ज़रूरी है। जैसे सैलाब की सूरत हाल के बाद की बात हो रही है तो उस वक्त उन ज़मीनों को हम काबिल काश्त कैसे बनाएंगे, उस वक्त हम वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे खड़ा करेंगे, क्योंकि ज़मीन एक दलदल की शक्ल इख्तियार कर चुकी होगी ना, तो वहाँ पे दोबारा से आबादकारी एक बड़ा चैलेंज होगी। तो आप भी माहिरीन, इंजीनियर्स, ये सब लोग वहाँ जाएंगे, असेसमेंट करेंगे, अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली बाकी चीज़ें प्लान की जाएंगी कि किस तरह से मामला को आगे बढ़ाया और इसमें सलमा एक बड़ा अहम पॉइंट ये भी कि साफ़ पानी की फराहमी, वहाँ पर पीने का साफ़ पानी मौजूद हो लोगों के लिए, तभी बीमारियों पर हम काबू पा सकते हैं, बीमारियाँ ज़्यादा नहीं होती। और इसमें हम ये देखते हैं, हमने सेगमेंट भी किया था एक, आपको याद होगा कि एक ऐसा टैंक पाकिस्तान में तैयार हुआ है। एक तो ये कितना महंगा नहीं है और वो टैंक कई हज़ार लीटर पानी साफ़ करता है। एट द सेम टाइम पाकिस्तान में रिसर्च के मैदान में हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, इनोवेटिव काम हो रहा है और ऐसी छोटी छोटी डिवाइसेस इजाद हो रही हैं जिसको अगर आपने किसी ऐसी जगह पर इंस्टॉल किया जहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर, तो वो पानी को साफ़ करता है। गंदा पानी अगर हो, उसमें बैक्टीरियाज हो, मिट्टी हो, रेत हो, तो उन सब को कंटामिनेशन से पाक उस पानी को करता है। तो हम अगर साफ़ पानी नहीं पहुंचा सकते तो एटलीस्ट वो डिवाइसेस तो खरीद के पहुंचा सकते हैं। 4000 की वो डिवाइस मिलती है और वो अगर आप पहुंचाएंगे तो वहाँ पर पानी पीना उनके लिए आसान हो जाएगा, साफ़ पानी उनका मुहैया कर सकेंगे। तो सिर्फ करना क्या है आपने कि आपने थोड़ी रिसर्च करने के क्या काम हो रहा है, सस्टेनेबल क्या है, सस्ता क्या है, आसान क्या है, कैसे उन तक साफ़ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्वाटैब, अगर आप वो वहाँ पे पहुँचा सकें तो उससे बहुत आसानी होगी। वो पानी जो इस वक्त पीने के काबिल नहीं है उसको पीने के काबिल, इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकेगा। एनीवेज, एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो कि इलेक्शन हुआ हालिया, उससे मुताल्लिक़ वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा का बयान सामने आया। वो कहती हैं कि इमरान खान सियासी अल्जाइमर के मरज़ में मुब्तला है। ज़िमनी इलेक्शन जीतने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप अलर्ट्स जारी करके इलेक्शन का मुतालबा करना। बिल्कुल, और उन्होंने ये भी कहा कि इक़्तिदार की हवस में इमरान खान अंधे हो चुके हैं। वो कहते हैं कि अगर आप ज़िमनी इंतखाब की बात ही करते हैं ना तो ज़रा मुल्तान जाइए, अब वो कराची देख लीजिए कि वहाँ पर रेफरेंडम हुआ है, आपके खिलाफ हुआ है, लोगों ने मुस्तरद किया है और इमरान खान ने मुल्क को मौशी दिवालिया और नौजवानों को बेरोजगार और कश्मीर का सौदा, ये 3 क्राइम है जो इमरान खान ने किया है। और उन्होंने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन को अगर रेफरेंडम कह रहे हैं तो फिर मुल्तान भी देख लीजिए, कराची भी देख लीजिए जहाँ पर रेफरेंडम हुआ है। और एक और बात उन्होंने की, चूँकि इस वक्त हम जब मौशी मसाइल का जिक्र करते हैं तो उन्होंने कहा कि 75 साल में जितना कर्जा लिया गया वो एक तरफ, लेकिन जो इस दौर में इमरान खान के दौरे हुकूमत में लिया गया कर्जा है बिल्कुल एक अलग मामला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्जा लिया गया। उसकी वजह से आज मौशी मसाइल का पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है। जो मुआहदे किए गए हैं, जो मामला तय किए गए, उसकी वजह से पाकिस्तान आज एक मुश्किल की घड़ी में, बट एनीवेज वी आर ट्राइंग कि इसको इस मुश्किल से निकाला जा सके एज सून एज पॉसिबल। पाकिस्तान को मुश्किल से निकालने की बात बिल्कुल हो रही है। और आपने 75 साल का जिक्र किया तो 75 सालों में ये नोट मुझे फिर याद आ गया। 75 साल में पहली दफ़ा ये बड़ा खूबसूरत है जो मुझे आज शेब ने दी है, क्योंकि मेरी कल तबीयत खराब हो गई थी शेब ने, इसलिए ये नोट, इसलिए मैंने आपको आपकी तीमारदारी के लिए मैं फ्रूट नहीं लेकर आया, मैं 75 रुपए में जो मर्जी खरीद ले। जब किसी के घर जाते हैं तीमारदारी के लिए तो जूस और फ्रूट्स लेके जाते हैं। मेरी टीम के लोग बड़े अच्छे हैं, सबने कल मेरा बड़ा ख्याल रखा, थैंक यू एवरीवन। और नाजिया, स्पेशली नाजिया भी मेरे साथ रही, थैंक यू नाजिया, अल्लाह आपको सेहत दे जी। आमीन आमीन। लेकिन ये 75 रुपए का नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका बड़ा ख्याल रखेंगे, हम खर्च नहीं करना, इसको संभाल के रखना। यादगारी नोट है ना कि अभी थोड़े एक हफ्ते से मेरे वॉलेट में मैं भी खर्च नहीं कर रहा था, बल्कि एक दिन ऐसा हुआ कि नहीं थे पैसे ना, एटीएम यूज नहीं किया था और बेगम ने कहा ब्रेड लेकर आना, मैं कहा नहीं मैं पहले एटीएम जाऊंगा, मैं पहले पैसे निकालूंगा। इन 75 रुपए की ब्रेड नहीं आ सकती, इसकी ब्रेड नहीं आएगी। ये आपने संभाल के रखनी है, क्योंकि चीज आपको फिर भी 70 रुपए की मिल रही है, 5 रुपए का नुकसान है, टॉफी आएगी और कुछ नहीं आएगा। अच्छा शेब, एक बड़ा नायाब पौधा दरियाफ्त हुआ है हवाई में, और ये पौधा जो है इसको नायाब समझा जा रहा है। ये हवा में नहीं, हवाई में जगह का नाम है हवाई। ये हम साथ दिखा भी रहे हैं, बड़ा खूबसूरत पौधा है और ये नायाब है। इस तरह के पौधे उमूमन पाए नहीं जाते। वैसे हर चीज कहीं ना कहीं से शुरू होती है शेब, तो पहला पौधा कैसे इजाद हुआ होगा? मतलब अगर 3 पौधे हैं इस तरह के तो वो पहला दुनिया में कैसे आया होगा पौधा? अल्लाह ताला ने उगाया होगा। हाँ, अच्छा, वैसे इसके बारे में कहा जाता है कि इसे एक्सटिंक्ट समझा जा रहा था, लेकिन दोबारा से नजर आया है।
तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जो डायनासोर चले गए तो दोबारा एग्जैक्टली मेरे जहन में ये आ रहा था कि ऐसा ना हो दोबारा से डायनासोर वापस आ जाए, हम कहाँ जाएंगे, तो बहुत ह्यूज बड़े बड़े डायनासोर नहीं हो सकेंगे। डायनासोर भाई आपकी वो जगह और हमारी ये जगह, अपनी अपनी जगह भाईजान रहना है ना, आप में छेड़ना ना हम आपको छेड़ेंगे। देखें हम इंसान हैं, हमने बास फिर भी नहीं आना ना, हमने उनकी स्पेस में घुसना है और उन्होंने अल्टीमेटली फिर हमारी दुनिया में घुसाना है। नहीं तो उन्हें कहेंगे आप नॉर्थ पोल पे चले जाएं। अच्छा ये जो जिस पौधे की हम बात कर रहे हैं इसका नाम बड़ा मुश्किल से डेलिसा और ये इस तरह के 3 पौधे हैं और अब क्योंकि 3 बचे, पहले हम समझ रहे थे खत्म हो गए, अब हाँ बड़ा खूबसूरत पौधा है। तो अगर हम ये 3 पौधे हमने सेव कर लिए, एक आधा पाकिस्तान भिजवा दें, हम ख्याल रखेंगे इस तरह के और उगा लेंगे। नहीं उधर ठीक है, उन्होंने हिफाजती बाड़ इसीलिए लगा ले, कोई ये ना सोच के आए कि अपने मुल्क जा रहा हूं। एक वैसे मैंने शुएब एक और चीज भी देखी है कि वो पौधे के अंदर एक और टहनी लगाते हैं, वो एक नई तरह का पौधा बन जाता है, वो आपने देखा होगा ना शायद काइंड ऑफ। हाँ कुछ होता है, लेकिन अब जरूरी नहीं इस पौधे की हो सके, कुछ पौधों की होती है कुछ की नहीं हो पाती, तो हर पौधे के बढ़ने के तरीके कार थोड़े से ये तो बेचारा पहले ही नायाब है ना, हम इसका ख्याल रखेंगे। लेकिन शुक्र है मिला वापस, आसपास चेक करें डायनासोर भी होगा। अच्छा जी बढ़ते हैं आगे और दीगर खबरें शामिल करते हैं। एक और खबर हमारे पास है, पाकिस्तानी मुसन्निफ़ा और मारूफ सहाफ़ी से मुताल्लिक़ है। बीना शाह, इनको फ्रांस के अदबी अवार्ड नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से नवाज दिया गया है। बीना शाह ने यह एजाज़ कराची में फ्रांसीसी सकाफती मरकज़ में पाकिस्तान में जो फ्रांस के सफ़ीर हैं निकोलस गैलेन से ये अवार्ड वसूल किया है। बड़ी अच्छी ये खबर हमारे सामने आ रही है और ये अवार्ड जो है ये बतौर मुसन्निफ़ और सहाफ़ी उनकी सलाहियतों के साथ साथ ख़वातीन के हुकूक़ की हिमायत करने पर भी दिया गया है। फ्रांसीसी ज़बान और सकाफ़त से उनकी मोहब्बत के एतराफ़ में भी ये अवार्ड दिया गया है। तो ये पाकिस्तानी है जो हर जगह कहीं ना कहीं पाकिस्तान का मुस्बत इमेज लेकर जाते हैं और ये छोटी छोटी कंट्रीब्यूशंस होती हैं मुख्तलिफ ममालिक के लिए जिसके एतराफ़ में कहीं ना कहीं उनको अप्रिशिएट किया जा रहा होता है। एक और अच्छी खबर भी है, वो लोग जो दुनिया से चले गए लेकिन वो अपना नाम दुनिया में छोड़ गए, जिन्होंने कई सालों तक पाकिस्तान को सर्व किया, पाकिस्तान में नाम बनाया, उनमें एक ऐसा नाम है जो हम चाहेंगे कि ज़रूर शेयर करें। हमारे एक वर्सेटाइल अदाकार थे सलीम नासिर साहब, उनकी आज बरसी है, 33 बरस बीत गए हैं उनको मद्दाहों से बिछड़े, लेकिन आज भी कभी हम उनका काम याद करते हैं तो हमें लगता है कि वो हमारे दरमियान मौजूद है। उन्होंने अपनी फनकाराना ज़िंदगी का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से किया था, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान एक पहला इंस्टीट्यूशन था ना। हमारे जितने भी आर्टिस्ट, जितने हमारे गुलकार थे, जितने अदाकार थे, उन सब ने आगाज़ में कहीं ना कहीं रेडियो पाकिस्तान में ज़रूर काम किया और कुछ ऐसे अनमोल किरदार होते हैं जो आपके जहनों पर नक्श हो जाते हैं, जो कभी भूलते नहीं हैं। तो हमारे लिए ऑनर की बात होती है जब हम अपने उन लेजेंड्स को याद भी कर रहे होते हैं, हम उनकी बात भी कर रहे होते हैं। अनवर मकसूद की तहरीर थी, एक ड्रामा सीरियल था आंगन टेढ़ा, जिसमें घरेलू मुलाजिम अकबर के किरदार ने सलीम नासिर को हकीकी मानों में अमर कर दिया। बड़ा खूबसूरत किरदार था वो, जो हमें आज भी याद है। इसका ये मतलब नहीं कि हम कहीं आसार कदीमा में पाए जाते थे, इसका ये मतलब है कि भी रिसेंट ईयर्स तक वो ड्रामे चलते रहे और वो हमारे जहनों पे नक्श हो चुके हैं। एग्जैक्टली। चलें क्विकली आपको कराची लेकर चलते हैं, और कराची इसलिए ले जाना है कि हम प्लान ये करें कि 15 से 18 नवंबर हम भी कराची जाएं। वाई? बिकॉज आइडियाज़ 2022 होने जा रही है, जिसका फोकस क्या है, जो टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी के मैदान में हमारी इनोवेशन हो रही होती है, हम काम कर रहे होते हैं, उस पर आइडियाज़ भी आप शेयर करते हैं। क्या हमने किया, क्या पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में बना, या फॉर दैट मैटर और जितनी फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर जिस तरह के तरीके से काम हो रहा है उसकी बात होती है। तो ये 15 से 18 तारीख फोकस क्या है, टेक्नोलॉजी पर है। डिस्कशंस हैं, बहुत से सेशंस ऐसे हो रहे हैं जिसमें इंटेलेक्चुअल्स आ रहे हैं। तो एक प्रोमो भी जारी किया गया ISPR की तरफ से, वापस शेयर भी करते हैं। Defence Export Promotion Organisation, under the patronage of Ministry of Defence Production, Government of Pakistan and managed by Badr Expo Solutions, is organising the 11th edition of the International Defence Exhibition and Seminar Ideas 2022. The exhibition will bring together stakeholders and companies from diverse defence industries. The 4-day exhibition will provide an opportunity for G2G, B2G and B2B interactions, joint ventures and investment in defence production sector. A strategic seminar will also be conducted during the exhibition, in which eminent speakers, experts and reps from public and private sectors will share their views on artificial intelligence in defence market. Ideas will be held from the 15th till the 18th of November 2022 at Karachi Expo Centre. For exhibition stands and sponsorship participation, please visit our website www.ideaspakistan.gov.pk.
जनाब वेबसाइट भी आपने देख ली और बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सपो जिसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, सारे आइडियाज शेयर होंगे, चीज़ों पे बात होगी और हम कोशिश करेंगे, मैं और शुएब, किसको कवर करें। इंशाल्लाह विल ट्राई टू गो टू कराची। चलें बढ़ते हैं आगे। एक और खबर हमारे पास है। पाकिस्तान के टॉप शूटर हैं गुलफाम जोसेफ। इन्होंने मुसलसल दूसरी मरतबा ओलंपिक्स के लिए बराह रास्त क्वालिफाई किया है। गुलफाम जोसेफ ने पैरिस ओलंपिक्स के लिए जगह बनाई है। मिस्र में खेली गई वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने 6ठी पोजीशन अपने नाम की है और 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबलों के फाइनल राउंड में 198.4 पॉइंट्स हासिल किए हैं। दैट इज द रीजन कि वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर चुके हैं फॉर द पैरिस ओलंपिक्स। शुएब, अगर इस तरह का शूटिंग कंपटीशन हो और एक ऐसे कैमरा से दूर से तस्वीरें ली जाएं जो कि आपको मतलब एक एक चीज बड़ी नफासत से दिखाए, कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। 3200 मेगापिक्सल अगर कैमरा हो, क्या बात है। खड्डे में नजर मुंह के खड्डे नजर आएंगे, इंसानों की नहीं, दूर की चीजों की पिक्चर लेने की बात है। अच्छा। इंसानों की तो कभी इतने अच्छे कैमरे से पिक्चर ना ले कि कोई आपको जूम कर करके देखे मुंह पे कहाँ निशान है, कहाँ पे जरूरत नहीं है, नजर आना वैसे का वैसा। हाँ, तो साइंसदानों ने सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा मुतारिफ करवाया है जो कि अब तक की वसी तरीन तस्वीर ले सकता है। और ये 3200 मेगापिक्सल कैमरा इतना ताकतवर है कि इससे 15 मील दूर से गोल्फ की गेंद को भी देखा जा सकता है, जैसे हवा में उड़ के जा रही हो अपने गोल तक। और इसके जो लेंस का कुतर है वो 5 फुट से ज़्यादा है। तो जनाब ये कैमरा आई विश के हमारी तस्वीर इससे कोई दूसरे प्लेनेट पे बैठ के ले और हम देखें कि हम कैसे आते हैं। इतने इतने से सलमा हमें जूम करके देखे हम बिल्कुल ठीक नजर आ रहे हैं। तो हम यहाँ से बैठ के या फॉर दैट मैटर साहिल पे बैठ के अगर हम देखें चांद सितारे, नहीं नॉट चांद सितारे, साहिल पे बैठे हुए हैं ना, तो उधर भी तो नजर आते हैं। हाँ, आसमान तो रहते हैं। अब फिर मैंने चांद तारे आपको दिखा रहा था, मैं साहिल पे क्यों नहीं कर जाता आपको, मैं कहता इस्लामाबाद से देखो, साहिल पे लेके जा रहा हूँ कि हो सकता है मैंने कोई मछली दिखानी हो दूर, डॉल्फिन ऐसे आ रही हो ऊपर से। डॉल्फिन बड़ी खूबसूरत लगती है ना, अगर वो कैप्चर हो जाए तो क्या बात है। लेकिन हम डॉल्फिन नहीं दिखा रहे आपको, जो विजुअल आपको दिखा रहे हैं ये ज़ोरस में 3 टन वजनी द्योहेकल सनफिश है जो मुर्दा हालत में पाई गई है और ये रिकॉर्ड की गई जो इसकी बोन लेंथ है वो सबसे भारी वाली मछली है। ये जिंदा होती तो कोई पकड़ के खा लेता ना बेचारी, चलो किसी का पेट मुर्दा ही खा हालत जाता। में। हाँ कोई बात नहीं, ज़ाया होगी मछली। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मुर्दा हालत में पाई गई ना, खाई नहीं जा सकती ना। हाँ वैसे तो मार के खाते हैं, वैसे खा नहीं सकते। नहीं खा सकते, मरी हुई मछली है नहीं खा ये, सकते। मॉन्स्टर फिश है ये। मतलब इतनी भी किसी को भूख ना लगे कि वो मरी हुई मछली में भी नजरें जमा के बैठा हुआ है। नहीं इसको नहीं खा सकते भाई, इसको नहीं खा सकते। आपने खाना खाना है, खाना खाने ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक ले ले, इसको कुछ खिला देते हैं। मुझे होश हवास में आने बिल्कुल ठीक, लेट्स टेक अ ब्रेक, वापस आते हैं, साथ रहिए। Hi everyone, watch me live during the ICC T20 World Cup for in-depth and critical analysis in pre- and post-match show on PTV Sports. Game on है। गेम ऑन है। पाकिस्तान की दास्तान, इसके लिए की गई जद्दोजहद और इसका हुसूल रहती दुनिया तक इंसानों के लिए रहनुमा रहेगी कि किस तरह अजीम मुश्किलात से
नबुर्द आसमां हुआ जाता है। I am absolutely ready and willing to have serious dialogue and discussion with our counterparts, Indians, provided they show sincerity of purpose and they show that they are ready to discuss issues which have really kept us at a distance over decades and creating tension, not promoting trade, not promoting investment. This has to come to a stop. बेशुमार हालिया बारिशों ने मुल्क में 30 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब तक लाखों अफराद सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं। ये मासूम बच्चे, ये बेबस बहनें, ये भाई और ये बुजुर्ग आपकी फराख दिलाना इमदाद के मुंतजिर हैं। वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के सैलाब जदगान के लिए माली इमदाद की अपील। आप भी स्पेशल अकाउंट G12164 में दिल खोलकर इमदाद दें और अपने हमवतनों के जख्मों पर मरहम रखें। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वायर ट्रांसफर, मनी सर्विस ब्यूरो, मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स और एक्सचेंज हाउसेस के जरिए अतियात भिजवा सकते हैं। अंदरून मुल्क कमर्शियल बैंकों में भी नकद अतियात जमा करवाए जा सकते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में मैं और शुएब डिस्कस कर रहे थे कि हर तरफ क्रिकेट के चर्चे नजर आते हैं, कहीं पे दूसरे खेलों की ज़्यादा बात नहीं होती, फुटबॉल है, हॉकी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट एक और अच्छा खेल दैट इज़ रग्बी, जिसको हमने वो इम्पोर्टेंस नहीं दी विद पैसेज ऑफ टाइम जो हमें देनी चाहिए थी, क्योंकि तमाम खेलों की अपनी एक अहमियत है। हर खेल के कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं हमारे बच्चों के लिए। जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी, जितना ज्यादा स्कोप होगा, उतना वो इस फोन से दूर जाएंगे। हाँ, फोन से दूर जाएंगे। फिजिकल एक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा वो उनका जो ब्रेन है वो हेल्दी थॉट्स प्रोड्यूस कर सकेगा, उतना अच्छा वो अपने माइंड को यूटिलाइज कर सकेंगे जितनी उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होगी। तो फिजिकल एक्टिविटी में बड़ा अच्छा ये गेम है एक रग्बी। इस पे आज बात करेंगे हम कि हमने क्या कुछ कर लिया इस खेल के मैदान में और क्या कुछ करना बाकी। तो बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं शो में रग्बी प्लेयर हमजा मुगल और रग्बी कोच इस्लामाबाद रग्बी एसोसिएशन के सिलेक्टर ज़हीरुद्दीन साहब। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, इट्स ग्रेट टू हैव यू। बड़ा अच्छा लगा कि रग्बी की बात हो रही है बिकॉज इस पर इतनी बात होती नहीं है। तो पहले आप इससे आगाज़ करते हैं कि रग्बी से मुतालिक हम कहाँ पे खड़े हैं, कितना काम हम कर पाए हैं, हमारी टीम्स किस लेवल पर खेल रही हैं, कितना रुझान है इसमें? लेकिन सबसे पहले तो कि हम जिस तरह अब हम बिफोर शो हम बात कर रहे थे कि क्या लेवल है इस वक्त हमारा पाकिस्तान रग्बी का। पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है, जो आपने एक क्वेश्चन किया मेरे से, वो बड़ा सरप्राइजिंग था कि आप पाकिस्तान की नेशनल टीम है। पाकिस्तान की नेशनल टीम है माशाल्लाह। और हमने डिवीजन 1 के लिए क्वालिफाई भी किया है। What is that division 1? देयर इज अ डिवीजन्स जो कि एक स्टैंडर्ड्स हैं। Okay. एशिया का एक स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। डिवीजन 1 की जो एशिया की टीम्स हैं, टॉप टीम्स, वो उसके अंदर खेलती हैं। 1 पहला स्टेप है जी। 1 2 3 हम 3 से 2 में गए, 2 से अब हम 1 के लिए क्वालिफाई कर लिया हमने। कर रहे हैं? कर लिया है जी। जो कि इसी ईयर में हमने थाईलैंड, जो लाहौर में हमारा टूर्नामेंट मैचेस हुए थे, उसमें थाईलैंड को हमने बीट किया और नाउ वी आर इन डिवीजन 1। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी जो हम डिवीजन 1 में पहुंच चुके हैं। और इसके बाद हमारे स्टेप्स क्या हो सकते हैं? इसके बाद हमारा डिवीजन 1 के अंदर हमने जो डिवीजन 1 की जो टॉप टीम है उसको बीट करना है, देन वी विल क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। मतलब हम सिर्फ 1-2 कदम की दूरी पे हैं वर्ल्ड कप से। वो कब है वैसे वर्ल्ड कप? वर्ल्ड कप जो नेक्स्ट है, ओके, नेक्स्ट तो हमारा 23 में जी। उसके लिए हम कर पाएंगे? नहीं, इतना वक्त नहीं कर पाएंगे उसके लिए, नहीं और कर पाएंगे। नेक्स्ट कब होगा उससे अगला? हर 4 साल बाद। 4 साल के बाद, लेकिन इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि उससे अगले वाले में जाएंगे। अभी जो हमारी डिवीजन 1 की टीम है, हमजा, उसमें खेल रहे हो? उसके लिए हमने ट्रायल्स दी हैं, लेकिन अभी थोड़े स्टेप्स रहते हैं।
कौन से स्टेप्स रहते हैं लाइक? अभी फिटनेस उस लेवल की नहीं है डिवीजन 1 में। अच्छे खासे फिट तो लग रहे हैं आप, और क्या चाहते हैं? नहीं, इसमें काफ़ी रिक्वायर्ड होती हैं, हमारे सर उसमें हमें गाइड कर रहे हैं, शुक्र, लेकिन अभी काफ़ी स्टेप्स हाइट और फिजिक मैटर करती है उसमें? बहुत बहुत ज़्यादा। रग्बी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? जैसे बास्केटबॉल के लिए तो हाइट है, रग्बी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? रग्बी के लिए आपका स्टेमिना है, आपकी फिटनेस है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, ओके, बहुत कुछ मैटर करता है। रग्बी ही क्यों? रग्बी अच्छी स्पोर्ट है, आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों इसमें काफ़ी अच्छे डेवलप होते हैं। आप फुटबॉल देखें, उसमें सिर्फ आपके लोअर बॉडी पे ज़्यादा काम होता है। रग्बी आपकी पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना, उसको चेंज कर देती है, एज अ स्ट्रॉन्ग कर देती है, आई वुड से। तो इसलिए ठीक है सर, जब सिलेक्शन की बात करते हैं, ज़रा वो खुद कह रहे हैं कि सिलेक्शन के लिए ट्रायल्स होते हैं। सिलेक्शन का प्रोसीजर क्राइटेरिया क्या होता है? किस तरह से ट्रायल्स होते हैं? किस लेवल पर होते हैं? स्कूल, कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, किस लेवल पर ट्रायल्स, किस तरह से सिलेक्शन हो रही होती है? इसमें हर टीम के लिए कि किस टीम के लिए आप सिलेक्शन कर रहे हैं, Okay. क्राइटेरिया चेंज हो जाता है, राइट? है। अगर हम इंटर स्कूल्स के लिए कर रहे हैं तो हम स्कूल्स के ट्रायल्स लेंगे, जो कि अंडर 16 या अंडर 18 होगा, राइट? ठीक है। फिर हम अगर डिस्ट्रिक्ट के लिए जा रहे हैं तो फिर अभी इस वक्त हमारा नेशनल रग्बी सेवन्स होगा नवंबर के लास्ट वीक में, राइट? अच्छा, उसके लिए हम ट्रायल्स ले रहे हैं, जो कि हमने कैपिटल की टीम यहाँ से जाएगी, प्रोविंसेस हैं, उसके अलावा डिपार्टमेंट्स हैं, और कैपिटल की टीम जो इस्लामाबाद की जाएगी, IRA, अंडर IRA अम्ब्रेला, राइट? उसके लिए हमने ट्रायल लिया। तो इसमें हमारे पास 3 क्लब्स हैं, जो कि इस्लामाबाद पिंडी के अंदर एक क्लब है, इस्लामाबाद के अंदर 2 क्लब्स हैं। इन सब के जो अच्छे प्लेयर्स हैं, जो हमें पता है कि ये दे आर गुड, ठीक है, दे कैन प्ले, सो उनको हम लेके आए हैं, उनके हमने ट्रायल्स किए। इसमें हमने आपकी स्ट्रेंथ देखनी होती है, एंड्योरेंस देखनी है, आपकी स्पीड देखनी है, एजिलिटी देखनी है, गेम सेंस देखनी है, बहुत सी चीज़ें। और जी सर, जी, हमजा की एग्जैक्टली। बातों से एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा था कि अगर एक बच्चा रग्बी खेलने का शौक रखता है, उसकी हाइट और फिजिक ऐसी नहीं है जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, तो क्या वो महरूम रह जाएगा इस खेल में पार्टिसिपेट करने से? पहले तो मैं आपका एक जो क्वेश्चन है, मतलब उसको हम थोड़ा सा इस तरह जस्टिफाई करता हूँ कि हम ये सोचते हैं कि हाइट मैटर करती है। हाँ। हाइट मैटर उस वक्त करती है जब आपको पता हो कि मैं इस हाइट को यूटिलाइज कर सकता हूँ, राइट? राइट। वेट मैटर उस वक्त करता है जब आपको पता हो कि मैं इस वेट को यूटिलाइज कर सकता हूँ। और अगर जितना मेरा एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा नहीं है, आई एम प्लेइंग फ्रॉम 96, ठीक है ना, और अब मैं कोचिंग साइड पे हूँ, काफ़ी साल हो गए माशाल्लाह। तो नहीं, उसमें से ज़्यादा भी लोग हैं एक्सपीरियंस रग्बी में, पाकिस्तान में भी हैं इवन। तो इसके अंदर हर साइज़, हर वेट का बंदा रग्बी खेल सकता है। ओके, जैसे फाइट में कैटेगरीज होती हैं, ऐसा कुछ होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें सिर्फ इसमें सिर्फ एज मैटर करती है। अंडर 16 जो है वो एज मैटर करती है, अंडर अबव 16 जो है आप एडल्ट हैं, ठीक है, यू कैन प्ले। यानी 2 ही कैटेगरीज हैं, 2 अंडर कैटेगरीज 16 है या फिर अबव है। नीचे जो हैं 12 भी है, 8 भी है, आप खेल सकते हैं, उस लेकिन लेवल पर। उसमें थोड़ी सी चेंजिंग की जाती हैं। इसमें एक पोजीशन होती है स्क्रम की, हम उसमें स्क्रम इंगेज होते हैं लोग आपस में, शायद आपने देखा हो, बॉल एक पुटन की जाती है, बॉल अपने पाँव से निकालते हैं। उसके अंदर जब 12 से नीचे जाते हैं हम एज से, तो उसको अनकंटेस्टेंट, उसमें जोर नहीं लगाना होता, सिर्फ आपने फॉर्मेशन बनानी है। ठीक है। वो बच्चों को बताने के लिए कि ये एक पोजीशन है, बॉल जिस साइड पे भी है वो निकाल लेगा। इसी तरह हमने टैकल करना है, ठीक है ना। फिर टैग रग्बी भी खेली जाती है, आदत डाली जाती है कि आपने उसकी वेस्ट तक जाना है, क्योंकि जो टैग है वो उसकी वेस्ट पे लटक रहा होता है, तो आपने वो उतारना है। बहुत सी चीज़ें प्रोग्रेशन वाइज हम ऊपर जाते हैं। ओके, और हर बंदा, इसको मैं जो एज अ कोच मैंने इसको देखा है, तो मैं इस कहता हूँ कि ये पॉलिटिकल गेम है। हर बंदे को एंटरटेन करती है, हर वेट को एंटरटेन करती है, हर साइज़ को एंटरटेन करती है। अच्छा, आपने कहा टैग उतारना होता है, जरा रग्बी से मुतालिक बहुत से कम लोग जानते हैं कि कैसे खेली जाती है, तो एक थोड़ा सा ब्रीफ भी लेते हैं सर से कि रग्बी में कितने प्लेयर्स होते हैं, क्या किया जाता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन रग्बी से सर अगर वो भी शेयर कर दें। जी प्लीज़। रग्बी 3 किस्म की रग्बी खेली जाती है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। ठीक, 7 अ साइड, जिसमें प्लेइंग 7 साइड हो, 7 लड़के ऑन द ग्राउंड होते हैं, और 5 जो है वो रिजर्व होते हैं, राइट? ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 10s के ऊपर। 10 अ साइड होती है, उसके अंदर 15 प्लेयर्स होते हैं, 5 आपके रिजर्व होते हैं, और 10 ऑन द पिच, ऑन द फील्ड होते हैं। ठीक है। फिर 15 अ साइड है, जो ज़्यादा फेमस है, आप लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं, ठीक है ना, वो 15 अ एक साइड। टीम के, जी जी, एक टीम पे 30 लोग ग्राउंड में हो गए। एग्जैक्टली, ठीक है बड़ा ना? ग्राउंड चाहिए। हाँ, और 7 बंदे चेंज पे होते हैं, ओके, ठीक है ना, 7 to 8 ऑन द चेंज साइड एज वेल, ऑन द बेंच। 16 लोग बाहर हैं दोनों टीम्स के 15 इनसाइड टोटल।
हाँ 15 एक टीम के, वरना 30 अंदर हो गए 30 और 16 बाहर हो गए। एग्जैक्टली। बहुत बंदा है, बहुत बंदा इन्वॉल्व है। लेकिन इतने सारे लोगों की ये गेम है हमजा, आपने क्यों सोचा कि आप रग्बी खेलना शुरू करें? ये शौक क्यों पैदा हुआ? मतलब 16-30 बंदे तो पहले ही अंदर होते हैं। नहीं, काफ़ी टाइम से फिल्म्स देखते थे अमेरिकन, तो उसमें वो खेलते थे तो काफ़ी शौक होता था। बट पाकिस्तान फिल्म में से इंस्पायर्ड हो तो पाकिस्तान में कोई क्लब था ही नहीं उस वक्त। तो हमारा जब क्लब बना है 2 मंथ्स अगो, तो मैंने कहा फ़ौरन कि हमें भी ज्वाइन करना। अच्छा, अभी 2 महीने हुए इस क्लब को सर? 2 to 3। जिस क्लब में ये खेल रहे हैं वो क्लब अभी हमने बनाया है। अच्छा। ठीक है ना, वरना हम जिस तरह मैंने आपको बताया, मैं 96 से खेल रहा हूँ इस्लामाबाद जिन्स के लिए। ठीक है ना, और अब तो माशाल्लाह एक टाइम हो चुका है, अब तो पाकिस्तान की टीम है माशाल्लाह। और देखें ना, डिवीजन लेवल पे माशाल्लाह हम पहुंच चुके हैं सर। मैं कहूँगा उससे कंटिन्यू भी कीजिएगा। 3 तो बता दिया आपने कि 3 तरह के 7 असाइड, 10 असाइड, 15 असाइड। एग्जैक्टली। व्हाट्स नेक्स्ट? जितने भी असाइड हैं, लेकिन उसके बाद जब अंदर चलेगा उसके बाद क्या होता है? उसके बाद साइड मारते हैं। नहीं देखें, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें बता दूं कि लोग इसको अमेरिकन फुटबॉल के साथ कंपेयर, वो समझते हैं कि ये अमेरिकन फुटबॉल है हमारा बॉल देख के। ठीक है ना, जबकि बॉल की शेप में भी फ़र्क है और साइज़ में भी फ़र्क होता है। लेकिन एक कॉमन पर्सन के लिए ये ज़रा चेक करना मुश्किल है कि उसकी शेप, उसके ऊपर अमेरिकन फुटबॉल के ऊपर एक लेस लगा हुआ होता है, अगर आपने देखा हुआ हो तो। ठीक है ना, एक लेस होता है, वो आपकी ग्रिप के लिए होता है, क्योंकि नॉर्मली उसमें एक हाथ से पास दिया जाता है, नॉर्मली 2 हाथ से पास दे सकते हैं। अमेरिकन फुटबॉल और रग्बी के अंदर सबसे बड़ा बेसिक फ़र्क, आप रग्बी में फॉरवर्ड पास नहीं दे सकते, दैट्स अ फाउल। ठीक है। अच्छा, आगे वाले भाई को नहीं देनी? नहीं, दे ही नहीं सकते। आपसे आगे जो आएगा आपकी टीम का प्लेयर, ही इज ऑफसाइड, वो अच्छा, आपके लिए। तो फिर बॉल आगे कैसे जाएगी? यही वो क्वेश्चन है जो कि हमसे जब हम खिलाना शुरू किया था, हमजा को याद होगा, ये हमसे कहते थे कि सर पास पीछे देना, आगे कैसे जाएंगे? नाउ ही नोज। बताएं कैसे कैसे? बस टीम होती है, उसमें आपको एक तरीके से जाना होता है, रूल्स होते हैं। तो पीछे पास भी दे सकते हो आप, लेकिन उसी से गेम देना ही पीछे पास है ना, और ऑप्शन ही कोई नहीं है। बिल्कुल, उसमें तरीके होते हैं। पीछे पास दिया, बॉल आगे कैसे जाएगी ये बताओ? असल में आप बड़े तरीके गैप बनाना है, ओके, गैप जनरेट करना है। जब आपने रिसीव करना है तो आप थोड़ा सा, हर बंदा एक थोड़ा सा 3 स्टेप पीछे होगा। ठीक है। तो जो डिफेंस कर रहा है ना, उसकी क्या होगी अप्रोच कि मैं इसको ऊपर जाके टैकल कर लूं। तो वो जब आप लाइन अपनी क्रॉस करता है तो वहां पे आपको वो गैप बनाता है। अच्छा, बहुत टेक्निकल गेम है। और टेक्निकल गेम है, और जिस तरह क्या लड़कियां भी खेलती हैं रग्बी? बिल्कुल खेलती हैं, पाकिस्तान की टीम भी है नेशनल। अच्छा, जी हाँ। और ये नेशनल टीम जो है ये भी डिवीजन 1 में शामिल है? नहीं, ये नहीं, अभी नहीं। गर्ल्स का हमारा इतना नहीं है अभी हम आहिस्ता जी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे हैं। एक टूर्नामेंट खेला भी है हमने इंटरनेशनली कतर के अंदर। ठीक है ना, लेकिन इट विल टेक टाइम। और नॉर्मली सर ऐसे होता है कि स्कूल्स के अंदर स्पोर्ट्स के लिए बच्चे पिक किए जाते हैं, और वही बच्चे फिर हम देखते हैं कि एक्सेल करते करते वो हमारी जो टॉप टीम्स होती हैं उनमें शामिल होते हैं। क्या गर्ल्स के लिए स्कूल लेवल से उनको पिक कर लिया जाता है जो बच्चे गर्ल्स का अभी इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे थोड़ा सा कल्चर के अंदर एक कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसको हमें लेके चलना पड़ा है, जिसकी वजह से वो उन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से नंबर्स कम जनरेट हो रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन आ रहे हैं नंबर, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि नहीं है। जिस तरह आपने बात की कि स्कूल के लेवल से हम लेके चलते हैं, बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि मैंने स्कूल लेवल पे कोचिंग की, सिटी स्कूल में मैं कोचिंग करता था, उन लड़कों को हमने ट्रेन किया अंडर 16 से। ठीक है। नाउ दे आर प्लेइंग इन जिन्स, इस्लामाबाद क्लब है, ठीक है ना, उसके अंदर खेलते हैं, उनकी मेन टीम में खेलते हैं, और पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए वो ट्रायल्स देते हैं। ओके, सो इट मीन्स कि अगर आप खेलना चाहते हैं तो आप खेल सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रोग्रेशन शो करना पड़ता है, थोड़ा सा कंटिन्यूटी लानी पड़ती है, फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। ट्रायल्स देने का कोई खास वक्त होता है साल में? जी बिल्कुल, जो भी कोई इवेंट आता है तो उससे पहले हम अनाउंस करते हैं कि ये ट्रायल्स होंगे, कम से कम 10 से 15 दिन पहले, 2 वीक्स बिफोर हम इन्फॉर्म कर देते हैं क्लब को। अच्छा, और क्लब फिर अपने कोऑर्डिनेट करता है अपने प्लेयर्स के साथ, देन दे आर रेडी। हर क्लब अपने हिसाब से ट्रायल्स लेते हैं? नहीं, हर क्लब का नहीं होता ये, तो जब इवेंट आता है तो फिर आपके ट्रायल्स होते हैं ना, क्योंकि आपने कोई टीम बनानी है उस इवेंट के लिए। बिल्कुल ठीक है। क्लब अगर अपने एंड पे कर रहा है तो वो, क्योंकि उसकी तो हर वीक उसकी ट्रेनिंग हो रही है। बिल्कुल। इवेंट के लिए टीम बनाई जाती है, तो पूरा साल फिर क्या करते हैं लोग? देखें, क्लब्स तो खेल रहे हैं ना, क्लब्स तो खेल रहे हैं, दैट आई एम सेइंग कि मतलब क्लब तो खेल रहे टीम बन रही है। एक कंपटीशन आ रहा है स्पेशल। अब देयर इज 2 क्लब्स इन इस्लामाबाद, राइट? अब कंपटीशन आ गया नेशनल लेवल का, नेशनल सेवंस। अब वहाँ पे इस्लामाबाद की एक टीम जाएगी, but there is 2 clubs. ठीक। So you have to take trials, ठीक है, select players and then
ट्रायल्स बिल्कुल तब ठीक होते है। हैं, लेकिन क्लब में एडमिशन कभी भी हो सकता है। क्लब में तो एडमिशन और हर सीजन में चलती है, एग्जैक्टली। सर्दियों या गर्मियों रग्बी चलती है। अब सर ने आगाज़ में ना कहा कि स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, एंड्योरेंस भी होनी चाहिए, ज़रा माइंड से आपने खेलना है, फोकस होकर आपने खेलना होता है। तो हमजा से ज़रा पूछते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए क्या किया हमजा? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए वेट ट्रेनिंग आपको काफ़ी करनी है। ओके। उसके अलावा एक अच्छी डाइट रखनी है आपको। ये सारी कुर्बानी आपने सिर्फ रग्बी के लिए दी? नहीं, रग्बी के लिए नहीं। रग्बी तो अभी हमने खेलना शुरू किया, पहले मैं फुटबॉल ज़्यादा खेलता था। अच्छा, वैसे पहले वेट कितना था हमजा आपका? वेट नियरली 90 था। कितना? 90 kg था। और एक अभी? वीडियो हमारे पास है वैसे सलमा, हाँ। इतना स्मार्ट यहाँ पर दिख रहा है कि हमजा ने ये वेट कितना लूज किया, हमजा पहले कैसा दिखता था। ये हम इसलिए भी गोलू दिखा रहे हैं कि मोलू। बहुत से लोग होते हैं जो कि चाहते हैं वेट लूज करना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना। तो एक मिसाल है, हमजा दिखाते हैं कि हमजा पहले कैसे दिखते थे। ये जनाब हमजा साहब आ गए 90 kg के। हमजा क्या और- खाते थे उस वक्त? सब कुछ। और फिर जब क्या खाना छोड़ा आपने जब आप इतने वेट पे हैं? और अभी कितना वेट है? अभी मेरा 75 है। 75, मतलब काफी पहले ज्यादा काफी वेट कम आपने था। लूज किया। 60 के लेवल पे था, बट वो बहुत कम हो गया था। ओके। तो फिर अभी और ये लूज कैसे किया? सिर्फ डाइट से? मोस्टली डाइट से, और एक्सरसाइज भी साथ। एक्सरसाइज भी बिल्कुल। और आपके जो स्पोर्ट्स हैं, जैसे आप पहले फुटबॉल खेल रहे थे, अभी रग्बी, तो इटसेल्फ ये एक एक्सरसाइज है। जी बिल्कुल कुछ और बोलते हैं हाँ जी के अलावा या नहीं? बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, मुझे याद आ गया, कभी हम कोई खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, हम अपने रिपोर्टर से सवाल करते हैं, तवहीद बांधते हैं, मतलब हमारी बात कोई 3 मिनट तक चलती है, सवाल खत्म होता है, जवाब आता है जी ऐसा ही है। आपको मैंने पॉइंट किया है। ऐसे कम वो है, आप कम बोलते हैं जी बहुत। हमजा इस सब के साथ साथ हमजा वेट लॉस तो किया है, फिटनेस के लिए बड़ा ख्याल रखते हैं। हमजा रग्बी भी खेलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ग्राफिक डिजाइनर भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। बताएं ना क्या कुछ करते हैं आप? ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब करता हूँ अभी इस्लामाबाद में ही, और फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, और स्टूडेंट भी हूँ, यूनिवर्सिटी में क्लासेस चल रही हैं अभी। तो ऐसे पूरे दिन की रूटीन क्या है आपकी? किसकी? आपकी जाहिर है। नहीं, किसकी रूटीन? पूरे दिन पूरे दिन की। यस, वो सुबह हम जाते हैं जिम, उसके बाद क्लास लेनी होती है किसकी? यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी क्लास ले लेते हैं? हाँ, ओके, अटेंड करते हैं ना क्लास। ठीक है जी। उसके बाद हम दोपहर को ऑफिस, और शाम को रग्बी ट्रेनिंग मोस्टली। ओके। इस तरह दिन पूरा हो जाता है बिल्कुल। और रात में कोई एनर्जी बाकी बचती नहीं है। इसीलिए अच्छी नींद आती है। सी दैट्स द पॉइंट एक्चुअली कि आप इतनी अच्छी रूटीन के साथ अगर चल रहे हो। हाउ ओल्ड आर यू हमजा? 20। 20 साल के हमजा। आप रूटीन देखिए कि 20 साल की उम्र में वो सब जिम भी जा रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी भी जा रहे हैं, वो जॉब भी कर रहे हैं, वो रग्बी भी खेल रहे हैं। एक हेल्दी रूटीन है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। हम अक्सर ये बात करते हैं कि जो इश्यूज होते हैं जनरली हमारी पॉपुलेशन के साथ, वो सेडेंटरी की वजह से होते हैं। बैठे रहे, खाया, सो गए, रोटी का मसला ही सारा डिस्कस हो रहा होता, तो वो आपने नहीं कर रहा। बुनियादी सी बात है कि आपने अपनी डेली रूटीन को इस तरह से डिवाइड करना कि हेल्दी रूटीन हो, हेल्दी लाइफस्टाइल हो। वेरी इंपॉर्टेंट। जहीरुद्दीन साहब भी मौजूद है। हमजा तो बहुत मुख्तसर बोल रहे हैं। हमजा तो ऐसे हम कैसे आप पे चलेगा? तकिया कर सकते हैं। ज़हीर साहब, अच्छा ज़हीर साहब, हमारी थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं कि हमने डेवलपमेंट की बात तो कर ली कि हम कहाँ एक्सेल कर रहे हैं इस गेम में, हमें क्या कुछ मजीद करने की ज़रूरत है, और स्पेशली लड़कियों को इंगेज करने के लिए, वो बच्चियाँ जो रग्बी में इंटरेस्ट लेती हैं, जो खेलना चाहती हैं, वो किस तरह से उनको कोई वे आउट मिल सकता है कि लड़कियों के लिए सेपरेट क्लब्स मौजूद हैं इस्लामाबाद में? नहीं, क्लब्स इस वक्त नहीं है हमारे पास। डिपार्टमेंट्स में लड़कियां खेलती हैं, ठीक है ना। हमने क्लब बनाया था इस्लामाबाद में लड़कियों का, और वो अनफॉर्चुनेटली बोलें या फॉर्चुनेटली बोलें, वो हमसे आर्मी ने बोला कि जी क्योंकि हम एक नेशनल गेम्स खेलनी है तो हमें दे दे, क्योंकि डिपार्टमेंट्स की एक कंपटीशंस होता है। तो इस्लामाबाद जिन्स ने ये फैसला लिया कि नहीं ठीक है, लड़कियों को जॉब मिल जाएगी, दे विल गेट पेड। तो हमने वो पूरा क्लब समझ लें कि आर्मी ने कहा जी कि आप हमें दे यूटिलाइज हो रहा है। हाँ, वो यूटिलाइज हो गया। तो ये चीज़ें चल रही हैं, राइट। लेकिन हमें जो इशू आ रहा है वो ये कि लोग ये डरते हैं कि रग्बी स्टार्ट इसे मारने वाली गेम है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मारना मुरना नहीं ये होता। मिसकंसेप्शन दूर करने की जरूरत ये है। बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, बहुत ज़्यादा। इवन जब मैंने स्कूल्स में स्टार्ट किया बिकन सिटी, ये फ्रॉबर्स, GSIs, तो प्रिंसिपल पूछते थे कि आप कौन से ग्रेड को कोच कर सकते हैं। तो आई सेड के फ्रॉम द फर्स्ट ग्रेड एज वेल। तो वो कैसे? मैंने कहा आप बच्चे ले आएंगे, उनकी क्लास आ जाती थी, हम उनको रग्बी की बॉल के साथ ट्रेन करते हैं। देखिए, शुरू में आपने फेमिलियर करना है, ओके, राइट, फ्रेंडली, बेसिक्स।
बॉल के साथ फ्रेंडशिप, वो बॉल के साथ खेलना पसंद करेंगे, देन दे विल कंटिन्यू। आहिस्ता आहिस्ता वो उसमें आगे जाएंगे। बिल्कुल, अगर हम 5 साल के बच्चे को लें और उनसे बोलें कि स्टार्ट टैकलिंग, दे कैन नॉट, बिकॉज़ दे डोंट नो हाउ टू टैकल एक्चुअली। ऐसा ही है, तो बच्चे की एज के हिसाब से सिखाया जाता है कि आपने कैसे खेलना है। साहब बहुत शुक्रिया, शुक्रिया हमसे साथ मौजूद थे। और एक ब्रेक की तरफ हमें पढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे दीगर मौज़ूआत के साथ, लेकिन उनसे पहले होंगी न्यूज़ हेडलाइंस। साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात करेंगे सैलाब ज़दा इलाकों की, और इस दौरान मेरी सीट नीचे चली गई, कोई बात नहीं, होता है शोएब लाइव का। अच्छा, मैं लिटरली एक दफा परेशान हुआ कि टेबल ऊपर गई है कि मैं नीचे गया हूँ। ऑफ कोर्स आप नीचे गए होंगे, लेकिन ये लाइव का हुस्न है, खूबसूरती है, छोटी छोटी चीजें पता चलना चाहिए ना, हम लाइव बैठे हैं। एनीवेज, जी सैलाब ज़दा इलाकों की हम बात कर रहे हैं, और वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करें उसकी बात करते याद है आपको, अदीम यूनुस साहब आए थे हमारे पास, पैनी अपील के बानी है। जिस तरीके से पैनी अपील ने पाकिस्तान में काम किया, फॉर दैट मैटर और बहुत से मुल्कों में काम किया, हमने उसकी बात की थी। और अभी पैनी अपील के जो एम्बेसडर हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। मोहम्मद शफीक साहब आए हैं पाकिस्तान, 6 तारीख को आए थे, कल उनकी वापसी है। बहुत से इलाकों में उन्होंने विजिट किया और बहुत से सामान तकसीम किया। कल भी हमने बात की थी, परसों भी बात की थी कि मौसम सख्त हो रहा है, मौसम बदल रहा है, जो इलाके जहाँ पर ठंड आ रही है वहाँ पर ज़रा गर्म कपड़े पहुँचाने, एंड ही इज़ हेयर, उन्होंने काम किया। और 80,000 पाउंड्स का राशन वो तकसीम कर चुके हैं सैलाब मुतासरा इलाकों में। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद शफीक साहब, उनसे जानते हैं कि अभी तक किन किन इलाकों में वे जा चुके हैं। शफीक साहब, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो पे तशरीफ लाए, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप कि आपकी उर्दू भी हमारे जितनी अच्छी नहीं तो थोड़ी सी तो 50-50 तो होगी। या सो इट्स ओके, इट्स ओके, मैं कोशिश करूंगा, थोड़ा सा हाथ होला रखेंगे आप, और थोड़ी सी हम भी कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 6 तारीख आया था, अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी जगहों में गए हैं। और आप विंटर की बात कर रहे थे, तो हमारा पैनी अपील का जो विंटर कैंपेन जो है हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कैंपेन है, क्योंकि उस इलाकों में ठंडक भी होगी। हमने टेंट्स वहाँ तकसीम किए, फिर उनको राशन भी दिया, गर्म खाना पकाया और तकसीम किया। लेकिन विंटर में जो है इस वक्त उनके लिए हमने कपड़े, जंपर्स, ग्लव्स, सॉक्सेस और कंबल और ज़राइयाँ, ताकि उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। ज़ाहिर है ये बड़ा अहम है कि हम राशन के साथ साथ उनके लिए गर्म कपड़ों का भी इंतज़ाम कर सकें। सर, थोड़ा सा जानना चाहेंगे किस किस इलाके में आप गए, और अब चूँकि ज़रा काफ़ी दिन गुजर गए ना, काफ़ी हफ्ते गुजर गए, बट कल जिस तरह वज़ीर आज़म साहब भी गए थे, खुशदार सोबतपुर भी गए, तो स्टिल वहाँ पर पानी खड़ा है। तो आप जिन इलाकों में गए, आपने क्या देखा वहाँ पर? सबसे बुरी चीज़ जो मैंने देखा वो सिंध में था। हमने एक शहर के नाम था नौशेरा फरोज, वहाँ गए थे, तो लेकिन पानी उस वक्त काफ़ी हाई था इसी वक्त, और लोग बेचारे स्ट्रीट पर, क्योंकि जब सैलाब आया उस वक्त गांव देहात सड़कें सब दरिया बन गए थे। अब पानी को ड्रेनेज का रास्ता नहीं मिल रहा, मशीनरीज काम कर रही हैं, बलूचिस्तान की बात हो, सिंध की बात हो, जहाँ जहाँ पे सैलाब आया, लेकिन मसला वहाँ पैदा होता है कि इतना सारा पानी ड्रेन कहाँ पे होगा, कैसे होगा, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म ने कल खास हिदायत जारी की कि अगर ये पानी नहीं निकलेगा तो वबाई अमराज फूटेंगे, कोशिश की जा रही है कि उसको निकाला जाए। वो लोग जो सैलाब मुतासर इलाकों में मौजूद है, जैसे आपने बताया कि नौशेरा फिरोज में काफ़ी ज़्यादा पानी खड़ा हुआ था, आबादी ज़ाहिर है उससे थोड़ी सी दूर होगी, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, क्या उनके पास गर्म कपड़े मौजूद हैं, खाने पीने का सामान मौजूद है? वहाँ मुख्तलिफ चैरिटीज़ काम कर रही है, लेकिन जब पैनी अपील वहाँ ग्राउंड पे अल्हम्दुलिल्लाह टेंट सिटी बनाया है, वहाँ खाना भी तकसीम हो रहा है। आप लोगों ने टेंट सिटी कायम की? जी अल्हम्दुलिल्लाह उस इलाके में हमने कुछ जो अफराद हैं उनके लिए हमने टेंट्स। कितने टेंट्स लगाए हैं? मेरे ख्याल तकरीबन 60 या 70 थे उस इलाके में, नौशेरा फिरोज में। और फिर हमारी टीम वहाँ ग्राउंड पे, जैसे मैंने कहा, विंटर कैंपेन के लिए मैं खुद वहाँ तकसीम किया है। सो इट्स वेरी चैलेंजिंग, लेकिन ये ज़रूरी बात होगी कि जिस वक्त हम उनसे बात कर रहे थे, जब पानी यहाँ था, तो उस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री और प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट इकट्ठे होकर काम किया है, लेकिन उसी इत्तेहाद के साथ हमने काम करना है। क्योंकि पाकिस्तान में ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो वो तो हर मुल्क में होते हैं, लेकिन इस वक्त उन डिफरेंसेस पर नहीं जा सकते, हमें मिलकर काम करना है। बिल्कुल यही तो है, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह पैनी अपील नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हम चाहते हैं, यही अपील है पाकिस्तानी अवाम से भी,
पाकिस्तान के लीडर्स से भी कि सब गठे मिलकर काम करें। ज़रूरत बहुत ज़रूर उनके लिए द नीड इज़ वेरी लार्ज, इत्तेहाद की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और शफीक साहब एक बात हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा समझा दें कि अदीम साहब आपके फाउंडर हैं, आप भी वो भी पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, हमारे शो पे आए थे, उन्होंने भी बहुत सा काम किया। आपकी तंजीम का काम करने का मैकेनिज्म क्या है? आप लोग 1 बाय 1 आते हैं या एक बार आप लोग जो अमाउंट जमा होती है वो आके लोगों की मदद करके वापस जाते हैं, दोबारा जमा करते हैं, दोबारा तक किस तरह से काम होता है? यहाँ पेनी पील का ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पेनी पील पाकिस्तान, और वो काम जारी है, हर वक्त होता रहता है। यानी आप लोग मौजूद ना भी हो तो काम चलता रहता है? जी, हमारी टीम है यहाँ, इसाक साहब है हमारे डायरेक्टर, और मुख्तलिफ हमारे फील्ड स्टाफ हैं मुख्तलिफ इलाकों में। फिर आपका स्पेसिफिकली आने का क्या मकसद था? आई मीन उसकी क्या कंट्रीब्यूशन होती है फिर, यू बीइंग एज एन एम्बेसडर? जी, एम्बेसडर भी हूँ, ब्रॉडकास्टर भी हूँ, और जब यूके के टीवी अपील्स हम फ्लोरिडा में किए वो खुद लीड करता हूँ। ओके, आप ब्रिटिश मुस्लिम टीवी के टीवी प्रेजेंटर भी हैं। पाकिस्तान के फ्लड से मुतालिक बात होती है? जी बिल्कुल, हमने काफ़ी प्रोग्राम किए, और जब फ्लड शुरू हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10-12 डेज हमने रोज़ाना अपील की है पाकिस्तान फ्लड्स के लिए। और फिर मैंने बस दिल चाहता था कि मैं खुद आकर अपनी आंखों से देखूं, अपने हाथों से तकसीम करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सुकून मिला और बड़ी दुआएं मिली हमारे डोनर्स के लिए। और जो कि आपने बड़ा अच्छा कहा ना कि दुआएं मिली। अब जब आपने नुशरत फिरोज़ का जिक्र किया कि वहाँ पे आपने टेंट्स कायम किए, 60-70 टेंट लगाए, लोग वहाँ पर आए, जिस वक्त आपने टेंट कायम किए वहाँ पर राशन भी था, कपड़े भी थे, और लोग वहाँ पर आए, उन खैमों में दाखिल, उस वक्त क्या तासुरात थे उनके? इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट उनको एक्सप्लेन करना कि जब आप जैसे हम जैसे हैं कि लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, और फिर वहाँ देखें वो बस वो टेंट में बैठे हैं, बस वक्त गुजार रहे हैं, और फिर भी उन्होंने किसी पर तनकीद नहीं किया। मैंने कहा क्या चाहिए थे, बस अल्लाह का हुक्म है, और इंशाल्लाह अल्लाह हम पे फजल करेगा। और इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा, जब हम इकट्ठे होकर पूरा मुस्लिम उम्मा, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया था कि हम एक जिस्म है पूरी हजूर की उम्मत, तो जब किसी को तकलीफ़ यानी बांग को तकलीफ़ हो तो पूरी जिस्म को तकलीफ़ होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे पूरे दुनिया से लोग आ रहे। एक आखिरी अहम बात मेरे लिए ये है कि अगर हम देखा जाए कि जैसे UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस जब वो आया था, उसने यही कहा था कि पाकिस्तान 0.9% ग्लोबल एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन टॉप 10 में है जो विक्टिम्स है। तो ग्लोबल कम्युनिटी अब COP27 होने वाला है, उसमें पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए टॉप ऑफ एजेंडा होना चाहिए। और COP27 में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ नायब सदारत के फ़राइज़ भी अंजाम देने वाले हैं। इस कॉन्फ्रेंस से क्या एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान के लिए? बाकी ममालिक क्या करेंगे? यही फ्लड डिफेंसेस, जैसे हम यूके में जिस शहर में मैं रहता हूँ मैनचेस्टर में, उसके साथ जब फ्लड्स आए हैं तो गवर्नमेंट की 25 ईयर प्लान थी कि हम फ्लड डिफेंसेस बनाएं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, मुख्तलिफ मुल्क इस रीजन में जहाँ सैलाब आ रहा है, उनकी फ्लड डिफेंसेस होना चाहिए और रिकवरी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आप जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो इतना दर्द महसूस हो रहा है कि आपने इतना फील किया कि आप खुद जाएं और सपोर्ट करके आएँ, फैसिलिटेट करके आएँ, वो राशन वो कपड़े पहुंचा के आएँ। एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी थोड़ा सा हम ज़रूर चाहेंगे आप एक्सप्लेन करें कि वहाँ बैठकर कितना फ़ील होता है पाकिस्तान में ऐसी कोई नेशनल कैलेमिटी आए या कोई और डिज़ास्टर आए, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पर क्या सोचते हैं? मैं तो सेकंड जनरेशन हूँ, वहाँ में वालिद साहब गए थे और फिर हम वहीं की पैदाइश हैं, लेकिन जब भी आते हैं पाकिस्तान से मोहब्बत है, क्योंकि हमारे जो हिस्ट्री है यहाँ से शुरू हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सुकून भी मिला। एक छोटी सी बेटी थी, तकरीबन मेरे ख्याल 18 माह की थी, तो जब मैंने उसको खाना रखा उसके सामने तो उसने चाहा कि मैं उसको खवा लूँ। तो मेरा अपनी 4 बेटियाँ हैं, तो काफ़ी इमोशनल था मोमेंट। फिर वो उसको पानी पिलाया, ठंडा पानी शायद उसको ना मिला होता, तो it was a beautiful moment। एक लम्हे के लिए आप ज़रा खो गए कि एक बेटी के बाप हैं और एक बेटी प्यासी है, भूखी है, और एक बाप क्या फील कर सकता है वो आपने फील किया उस वक्त। और ज़ाहिर है जब आप वहाँ पे जाते हैं किसी ऐसे इलाके में और आप नेचुरल ये सोचते हैं कि अच्छा अगर मुझ पे बीतती या मेरे किसी प्यारे पर बीतती, मेरी फैमिली पर बीतती तो मैं क्या करता। अभी सर ज़रा 80,000 पाउंड से आप लोग इस बार डोनेट कर पाए और आप लोगों ने किया। ज़रा आप मुसलसल वहाँ पर डोनेशन की अपील करें, लोग वहाँ पर डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पर पहुँच रहे हैं।
अभी तो ज़रा आप आए, लेकिन चूँकि काम तो ऑलरेडी हो रहा है, अब तक इन फ्लड मुतासरा जो इलाके हैं इसमें पैनी अपील ने कितना राशन तकसीम किया, कितनी अमाउंट तकसीम की, कितने कपड़े तकसीम किए? काफ़ी किए और इंशाल्लाह हमारा विंटर जो कैंपेन जारी है और इंशाल्लाह जब मैं वापस जा रहा हूँ तो इंशाल्लाह हमारा टीवी विंटर अपील शुरू होगी, तो उसमें हम काम करते रहेंगे। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह यही नीयत की है कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से हम काम करेंगे इस मुल्क में जब तक जरूरत हो। एक और कैंपेन हमने शुरू किया, रीबिल्ड पाकिस्तान। रीबिल्ड पाकिस्तान, जिन लोगों के मकान गिर चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, उनके लिए हमने छोटे से मकान हम शुरू करेंगे। हमारा कॉलीग है रिज मलिक साहब, वो भी आए थे कुछ दिन पहले, वो उस कैंपेन को लीड कर रहे हैं ताकि हम वो अपील कर रहे हैं कि लोग सिर्फ इमरजेंसी, या आपको पता है कि इमरजेंसी जब होती है तो खाना रैश वगैरह की तरफ बढ़ना होता है। जी। तो घर कैसे बनाए जाएंगे? बस हम फंड रेज करेंगे तो फिर वो मॉडल हाउस बनेगा, एक कमरा होगा, एक बेडरूम होगी, किचन होगी, बाथरूम होगी और इंशाल्लाह उसकी पूरी ज़रूरियात हम करेंगे। आपकी जो तंजीम है ये पेनी अपील जहाँ पे आप लोग रहते हैं ओवरसीज, वहाँ से भी पैसे जमा करते हैं पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के अंदर भी होता है, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि सिर्फ यहाँ के पाकिस्तान के हमारे बहुत से डोनर्स हैं और वॉलंटियर्स भी हैं। जब मैं गया था राजनपुर में तो तकरीबन मेरे ख्याल 18 या 19 लोग थे जो अपने खर्चे से वहाँ हमारे साथ गए थे और यहाँ के रहने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी वेरी प्राउड दैट कि हमारे डोनर सिर्फ बाहर से नहीं है। और जहाँ जहाँ पे आप गए वहाँ पे आपने क्या देखा कि ज़रूरत किस चीज़ की है, कमी किस चीज़ की है, जो लोग मदद करना चाहते हैं आपके साथ मिलके या अलहदा से भी, वो क्या करें? सबसे बड़ी चीज़ मेरे ख्याल वाटर बॉर्न डिजीज़ है, वो लोग पानी के साथ रह रहे हैं, वहाँ डेंगू का भी फिक्र है और वाटर बॉर्न डिजीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुताबिक पेनी पिल मेडिकल कैंप का भी कैंपेन शुरू कर रहे हैं। अच्छा, पर्टिकुलरली राजनपुर में। और ऑलरेडी पाकिस्तान आर्मी भी मेडिकल कैंप्स कर रही है मुख्तलिफ जगहों पे, हमारी गवर्नमेंट भी, फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमतें सब मिलकर मेडिकल कैंप्स अरेंज करें, लेकिन ज़ाहिर है 3.5 करोड़ आबादी है तो उसके लिए हमें मज़ीद मेडिकल कैंप्स भी चाहिए। बिल्कुल, और यही बात है ना कि हम इकट्ठे होकर काम करना है और ऐसी मोमेंट्स नेशनल क्राइसिस जो होती हैं वो टाइम होता है कि अपने डिफरेंसेस साइड पर रखें। बिल्कुल, यू नो तंजीम अगर पॉलिटिकल हो या रिलीजियस ग्रुप्स हो, सब इकट्ठे होकर मिलकर काम करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब अगर हम उसी इत्तेहाद के साथ निकलें तो इंशाल्लाह हम ज़रूर जीतेंगे। इंशाल्लाह मिलकर काम करेंगे तो ही बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे। यू आर रिप्रेजेंटिंग पेनी अपील, मुख्तलिफ इलाकों का आपने दौरा किया, वहाँ पर जो हालात एक्सप्लेन किए और जिस तरीके से वहाँ पर फैसिलिटेट कर पाए उसके हवाले से वो बात कर रहे थे। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। Hi everyone, it's Cass Naidu from South Africa here. I am so excited to be joining PTV's Game On High program for the ICC Men's T20 World Cup. We'll talk cricket and we'll certainly have loads of fun. I absolutely cannot wait. गेम ऑन है। किस्से जो कभी बयां ना हुए, सकाफतें जो कभी आम ना हुई, कोहदश्त में छुपी दिलचस्प दास्तानें की है जिनकी परवरिश राज़दां फिजाओं ने। मैं हूं इरफान मलिक और मैं लेकर जाऊंगा आपको एक ऐसे सफर पे जहां मिलेंगी अनकही दास्तानें
तारीख के रंग दिलफरेब रहन सहन। सफर करेंगे हम बर्फज़ारों से नीलगुम पानियों तक और दिखाएंगे ऐसे मुकामात जो हैं वतन की पहचान, पहचान पाकिस्तान। Hello everybody, I'm Dale Steyn, and as you may or may not know, Pakistan is currently going through one of its worst natural disasters. The floods in Pakistan are currently affecting 1/3 of the population, so that's a major part of the country that's been affected by these floods. I'm putting out a video today to try and urge and request that if anybody can donate and help where they can, please do so. People are suffering and really struggling during this time, so anything helps and could potentially save a life. So please look into this, and if you can donate, please make a small donation wherever you can. अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें या अपने अतियात वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं। हुकूमत पाकिस्तान। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। हमारा रब वो है जो कभी अपनी मखलूक को भूखा नहीं रखता। वो एक पत्थर में मौजूद कीड़े को भी रिस्क फराहम करने के जराए पैदा करता है। हम अब्दुल हमीद की सल्तनत को उसके सामने तबाह कर देंगे। ये आदमी फ्रीमेसन बन चुका है। जो लोग भी गद्दारी करते हैं उनकी लाशों को दरिंदे नोच डालते हैं। वो हमारा भाई है जिसने अजीम मकसद की खातिर खुद को कुर्बान कर दिया। ये इतना अजीम कत्ल होगा कि इसके बारे में हजारों सालों तक बातें की जाएंगी। फहीम पाशा, अब्दुल हमीद ने जो मुझसे मांगी है ये वही दस्तावेज है। मैं उसे गर्क कर दूंगा। सबाहतीन हमारी रियासत के दुश्मनों का साथ दे रहे हैं। उस्मानियों के बेटे सियासत में महारत रखते हैं। अब्दुल हमीद का तख्त कैसे उल्टा जाएगा? पारवूस की ताकत का उसे अंदाजा नहीं। छापा पड़ा है, अब एक तवील राहदारी में दाखिल हो रहे हैं। मेरा इंतजार करें। वेलकम बैक नाजरीन। आज एक ऐसे टॉपिक का इंतखाब किया हमने जिसका ताल्लुक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी है और किसी न किसी तरह पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशंस को सराहा जा रहा है। इनफरादी सतह पर भी जब हमारे मुल्क में किसी को अप्रिशिएट किया जाता है उसकी काविशों के एतराफ़ में, उसकी कोशिशों के एतराफ़ में, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान का नाम रोशन होता है। तो जनाब पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साइंसदान डॉक्टर मोहम्मद आजम तस्नीम साहब को RCA की 50वीं सालगिरह के मौके पर बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की जानिब से प्रोजेक्ट अवार्ड दिया गया है। उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आजम तस्नीम साहब ने हाइड्रोलॉजी और आबी वसाइल के इंतजाम में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ के पुरअमन इस्तेमाल के शोबे में नुमाया कामयाबियों के लिए इनफरादी कैटेगरी में अवार्ड उनको मिला है, ये जो कि बहुत ही काबिल सताइश बात है। आज आजम तस्नीम साहब हमारे सेट पर मौजूद हैं, हमारे मेहमान बने, उनको वेलकम करेंगे। ये तकरीब जो हुई थी बयाना में स्पेशली उनको अवार्ड देने के लिए इससे मुतालिक भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया सर, ग्लैड टू हैव यू। सबसे पहले तो मुबारकबाद, ज़ाहिर है एक पाकिस्तानी के लिए एजाज़ की बात है, पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। सर सबसे पहले बेसिक सी बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, इसका बुनियादी काम क्या होता है, किस तरह से काम किया जाता है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये UNO का इदारा है। राइट। ये फॉर पीसफुल एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर टेक्निक्स इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स। ठीक है। उनकी प्रमोशंस के लिए, एप्लीकेशन के लिए ये फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं और टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं। ठीक, टेक्निकल भी सपोर्ट होती है, फाइनेंशियल भी होती है। फिर IAEA ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जिनमें कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो मेंबर स्टेट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, प्रपोजल सबमिट करते हैं अपनी 15-20 जो ममालिक हैं वहाँ पे इवेलुएशन होती है, फिर वो सेलेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस और बेस्ड कि इस कंट्री की जो लिबर्टीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इस काबिल है कि इस प्रोजेक्ट में शामिल हो सके।
तो उसकी बेस पे फिर वो 15 या 20 ममालिक का इंतखाब करते हैं, वो फिर रिसर्च करते हैं, मीटिंग्स होती हैं, फिर उस मीटिंग्स में वो रिजल्ट्स डिस्कस होते हैं वहाँ पे। और ये हम बात कर रहे हैं रीजन की सारी कंट्रीज़ की। ममालिक का किरदार ज़ाहिर है अहम है, लेकिन आपका जो अवार्ड है वो इंडिविजुअल कैटेगरी में है। ठीक है, अब साथ ये भी ऐड कर दूं कि मेरे इंस्टीट्यूट को भी इंस्टीट्यूट लेवल का अवार्ड मिला है। अच्छा, इसी में? वंडरफुल। हाँ, आरसीए का ही। हाँ, आरसीए में। अच्छा, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बिल्कुल ठीक है। जहाँ सर, पे क्योंकि बात अवार्ड की हो रही है तो हम जरूर चाहेंगे कि एक जुमले में तो बताया कि हाइड्रोलॉजी एंड आबी वसाइल जो इसके इंतजाम में जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसके पुराने इस्तेमाल की जो कैटेगरी है उसमें आपको अवार्ड मिला, बट आपकी कंट्रीब्यूशन ज़ाहिर है एक प्रोजेक्ट नहीं है, कई साल कई दहाइयाँ आपने माशाल्लाह काम किया है। ठीक है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि बताएं कि क्या कंट्रीब्यूट किया आपने जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको ये अवार्ड मिला। हाँ, अब मिला तो इंडिविजुअल है, लेकिन इसमें स्पोर्ट काफ़ी लोगों की शामिल है। ठीक है, इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। हाँ, पूरा ग्रुप था। जब आइसोटोप हाइड्रोलॉजी के जो पायनियर थे हमारे डॉक्टर इसहाक सज्जाद साहब, सैयद दिलदार हुसैन साहब, उन्होंने हमारे लिए लॉन्चिंग पैड जो है वो प्रोवाइड किया। अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, दोनों इस दुनिया से चले गए हैं। उसके बाद और भी लोग थे हमारे साथ, जिनमें डॉक्टर मंजूर अहमद थे, इकबाल हुसैन ख़ान, मुबारक अली, डॉक्टर सायरा भट्ट, वहीद अकरम। तो ये सब लोगों की काविश से लेबॉर्ट्री को हमने इस्टेब्लिश किया और लेबॉर्ट्री को इंटरनेशनल लेवल पे रिकगनाइज़ कराया। उसके बाद फिर इंडिविजुअल की एंट्री होती है हमारी। तो आइए ये कि जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा था, एक तो कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे फिर हमारी जो परफॉर्मेंस है वो वहाँ पे प्रेजेंट होती है। फिर आरसीए में जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें रीजनल टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे फिर हम कंट्रीब्यूट करते हैं एज एक्सपर्ट। तो डिफरेंट कंट्रीज़ में जो नए होते हैं इस फील्ड में, उनको ज़रूरत होती है उनकी मदद की जाए। तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैंने एज एक्सपर्ट मंगोलिया, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, कोरिया, इन ममालिक में जाके इनके प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और फील्ड वर्क डिज़ाइन में इनकी हेल्प की। अच्छा, फिर ये होता है कि रीजन में जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, अब जैसे वाटर रिसोर्सेज का एक थीमेटिक सेक्टर है, तो इसमें वो इन मेंबर ममालिक में से एक कंट्री को लीड कंट्री इलेक्ट करते हैं। जो नेशनल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इन ममालिक के, वो अपनी मीटिंग में एक कंट्री को उसकी परफॉर्मेंस, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी मैन पावर, उसके बेस पे लीड कंट्री इलेक्ट करते हैं। तो वाटर रिसोर्सेज रिसर्च में पाकिस्तान लीड कंट्री जो इलेक्ट हुआ। मैं फिर लीड कंट्री कोऑर्डिनेटर, एज लीड कंट्री कोऑर्डिनेटर ये होता है कि प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने पड़ते हैं कि नेक्स्ट साइकिल, एक साइकिल 2 साल का होता है, तो नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना जो जिसमें तमाम ममालिक जो हैं वो हिस्सा लेंगे। यानी रीजन के जो 22 ममालिक हैं इस वक्त, एशिया पैसिफिक रीजन की बात करें, उसमें जितने भी वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड या हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट थे, उनमें आज़म साहब की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो बहुत ज़्यादा है। इट्स अ टीम वर्क, बट मेनली आपने लीड किया उन प्रोजेक्ट्स को। मतलब ये फिर ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज में लेक्चर्स देने जाके, तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी आ जाती है, इंडिविजुअल जाके लेक्चर्स दिए वहाँ पे और ज़रा आपने कंट्रीब्यूट किया डिफरेंट कंट्रीज़ में। फिर उनकी डेटा प्रोसेसिंग, इंटरप्रिटेशन, वो फिर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन आ जाती है। कोई एक प्रोजेक्ट जिससे मुतालिक आप जिक्र करना चाहें टू आर अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा आज जब हम बात करें आबी वसाइल की, तो क्या ऐसा काम किया आपने, कोई एक प्रोजेक्ट? अब देखें, अभी आजकल जो क्लाइमेट चेंज का बड़ा शोर है, तो उसके रिलेशन से हमने ग्लेशियर पे काम किया था, देखने के लिए कि वाकई ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो फ्रेश ग्लेशियर है या ओल्ड ग्लेशियर है। तो ट्रीटियम एक आइसोटोप है वाटर मॉलिक्यूल का, हाइड्रोजन का, तो उसकी मेजरमेंट से हम उसकी एज निकाल लेते हैं। अच्छा, कि ये कितने साल पुराना वाला, कितने साल पुराना है ग्लेशियर। जो तो सिर्फ 2 महीनों में, सितंबर अक्टूबर में हमें जो ग्लेशियर मेल्ट मिला, वो ग्लेशियर बना था कोई 1960 के लगभग। अच्छा, तो वो ग्लेशियर 2 महीने में मेल्ट होता है। उसके बाद बाकी जो 10 महीने हैं वो जो फ्रेश स्नोफॉल होती है उसकी मेल्टिंग होती है, और जो फ्रेश ग्लेशियर है वो मेल्ट होके
रिवर सवात में इस चला जाता वक्त है। पाकिस्तान में सितंबर और अक्टूबर में जो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं वो 1960 के सिर्फ एक पासू ग्लेशियर की बात कर पासू रहा हूँ। ग्लेशियर हाँ सिर्फ, जी। बाकी नहीं, हाँ नहीं, बाकियों पे तो काम नहीं किया ना, काम नहीं किया। हाँ। रिसर्च के लिए एक स्पेसिफिक एरिया एक स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट किया था। फिर ये इन आइसोटोपिक टेक्निक से हम ग्राउंड वाटर का सोर्स मालूम कर लेते हैं कि ये जो ग्राउंड वाटर है किसी ख़ास जगह पे इसका सोर्स क्या है, इसका रिचार्ज मैकेनिज़्म क्या है, इसकी एज क्या है, फ्लो वेलोसिटी क्या है, फ्लो डायरेक्शन क्या है। फिर ये सारी चीज़ें वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट में जो है काम आती हैं। और ये हमारे रीजन के जो मुख्तलिफ ममालिक में प्रोजेक्ट्स शुरू होते हैं, क्या उसके लिए मुख्तलिफ ममालिक कॉन्टेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान हमें असिस्ट करे इसमें कि किस तरह से, अगर आपने लेट सपोज वाटर रिचार्ज का सोर्स मालूम करना है या आपने बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को वो यूटिलाइज करना चाहते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को अप्रोच करते हैं। ठीक, तो वहाँ से फिर जो है वो सेलेक्ट करते हैं किसको भेजना है। फिर हम से रब्ता करते हैं कि ये असाइनमेंट है फ़लाँ कंट्री में, आप टेकअप कर लेंगे। तो फिर जो है थ्रू इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और सर ये जो हमारी रिसर्च है, पाकिस्तान की जो रिसर्च है, या जो जिन चीज़ों पे हम अबूर और महारत रखते हैं, क्या ये रीजन में बाकी ममालिक के पास ही सर्विसेज मौजूद हैं? अब देखें ना, मैं बताया ऑस्ट्रेलिया है, इसमें न्यूजीलैंड है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, इंडिया है, मलेशिया है। तो ये ममालिक इनके पास भी है। ठीक ठीक ठीक, उनके पास भी है, लेकिन ज़ाहिर है इन ममालिक की मौजूदगी में पाकिस्तान को हमने लीड कंट्री दैट्स अ बिग चैलेंज हाँ बनवाया। और आपको मालूम है कि हमारा मुकाबला हमेशा इंडिया से होता है। और नो डाउट कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप भी डोमेन में रहते हैं। इंडिया ने हमेशा कोशिश की, लेकिन मैं 10 साल रहा लीड कंट्री कोऑर्डिनेटर, और इससे पहले डॉक्टर मंजूर साहब थे, 6 साल वो रहे। तो 16 साल तक इंडिया जो है वो अपनी कोशिश के बावजूद लीड कंट्री नहीं बन सका। ओके, पाकिस्तान ने लीड कंट्री रहा है 2019 तक। और 19 के बाद 19 के बाद चाइना, क्योंकि 2014 में मैं रिटायर हो गया था, तो उसके बावजूद भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने मुझे कंटिन्यू कराया एज लीड कंट्री कोऑर्डिनेटर 2019 तक। तो फिर कोशिश हमारी यही थी कि दूसरी तरफ ना जाए। तो चाइनीज़ चूँकि थे तो बाकी दोस्तों से भी बात करके तो चाइना को नॉमिनेट कर दिया। सही। अच्छा सर, इंडिया के साथ भी हमारा पैरेलल चीज़ें चलती रहती हैं, तो क्योंकि इंडिया की बात हो रही है तो मेरे जहन में एक चीज़ ये आ रही है कि पिछले दिनों हम सुनते थे कि हमारे पास जो आइंदा कुछ सालों के लिए पानी के ज़खायर है, हमारे जो आबी वसाइल हैं वो बहुत कम रह गए हैं। हम शायद कुछ सालों में कहत साली का शिकार हो जाए, खुदा न खास्ता, लेकिन फिर बारिशें हुई, सैलाब वगैरह आए, ज़ाहिर है ज़मीन में भी कुछ पानी रिचार्ज हुआ होगा। अभी हम अगर अपने रीजन के आबी वसाइल की बात करें और स्पेसिफिकली पानी के वसाइल की बात करें पाकिस्तान में, तो इस वक्त पोजीशन क्या है? अब जो सरफेस वाटर है वो उसमें तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं। कभी ड्राउट आ जाता है, बारिश नहीं होती 1-2 साल। इस साल देखा बहुत ज़्यादा बारिशें हो गई हैं। तो जो ग्राउंड वाटर है इसमें कोई मैनेजमेंट में जो है ना कोई वेल डिफाइंड पॉलिसी नहीं है। ठीक। अब लाहौर की एग्जांपल देंगे, बेतहाशा जो है ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं, पानी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। 1 मीटर पर ईयर जो वाटर लेवल है वो डाउन जा रहा है। 1 मीटर पर ईयर। तो ये बड़ा, जिसने बोर किया है अगले साल उसे और वासा ही कर रहा है ना, वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी, वो तो जो परमिशन देते हैं वो इतनी तादाद में दे देते हैं कि हाँ। अब हमारी टेक्निक हमने स्टडी की थी, उनको सजेशन दी थी कि ये एरियाज़ हैं जहाँ से आप पानी जो है वो ज़्यादा मिकदार में निकाल सकते हैं। अच्छा, यानी लाहौर ही में आपने मैपिंग करके दे दी थी? मैपिंग करके दे दी कि ये एरियाज़ रिवर रिचार्ज हैं, कैनाल रिचार्ज हैं, और ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे वाटर टेबल जो है बड़ी तेज़ी से नीचे जा रही है, वहाँ पे कैनाल्स और रिवर की कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो आप ऐसे एरियाज़ से जो है पानी जो है वो एक्सप्लोर करें जहाँ पे क्विक रिचार्ज। इस पे अमल नहीं हुआ सर? इस पे अमल हुआ या नहीं हुआ? लेकिन नहीं, इतना ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन अभी हम यही चीज़ अगर इस्लामाबाद से मुतालिक आपसे पूछें, क्या इस्लामाबाद की मैपिंग भी आपने की हुई है? इस्लामाबाद का थोड़ा सा डिफरेंट सिनारियो है ना। ओके। इस्लामाबाद का नहीं, पोठवार पूरे का। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नीचे लेंसेज हैं, पॉकेट्स हैं ग्राउंड वाटर की, कहीं पे ग्राउंड वाटर चैनल्स हैं। ठीक है। और ये सारा रेन रिचार्ज है। ओके। मरगला पे जो रेन होती है वो रिचार्जिंग करती है। ठीक। अब रेन कम हो जाए तो ग्राउंड वाटर, अब एब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, इतने ज़्यादा ट्यूबवेल्स लग गए हैं। तो यहाँ भी जो मसला यही है,
सीडीए के ट्यूबवेल्स कितने ड्राई आउट हो गए हैं, वासा रावलपिंडी के कितने ट्यूबवेल्स और जो हैं। पिछले कुछ सालों में हमारे बारिशों के पैटर्न भी काफी अनप्रेडिक्टेबल रहे हैं ना, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा होता था उससे ऊपर नीचे हो जाती थी बारिश, जैसे इस दफा बहुत ज्यादा हो गई मामूल से। बारिश हो भी जाए तो एक खास स्पेसिफिक पॉइंट तक पहुंचने के लिए कई साल लग जाते हैं पानी को नीचे। अच्छा सर, हमारे फ्लड अफेक्टेड एरियाज में इस वक्त जो पानी जमा है, इसके बाद बतौर एक साइंसदान आप क्या समझते हैं कि उन ज़मीनों की कंडीशन क्या होगी और पानी के वसाइल की सूरत हाल क्या होगी, और उस वक्त जो ज़मीन के ऊपर पानी है क्या उसको यूटिलाइज करने का कोई तरीका है? वेस्ट करने की तो कोशिश करेंगे, आखिर कितना कर लेंगे? 3.5 करोड़ आबादी अगर मुतासिर हुई है तो यूटिलाइज इरिगेशन के लिए ही करते हैं। अब लैंड ही अवेलेबल नहीं है इरिगेशन के लिए, तो इसके लिए तो ये कि सरफेस ड्रेनेज बनाई जाए, बारिश का पानी आए तो सरफेस ड्रेन के थ्रू रिवर में चला जाए। दूसरा ये कि बोर होल करके एक्सपेरिमेंट्स किए हैं लोगों ने, पानी को नीचे ज़ेरे ज़मीन जो है वो इंजेक्ट कर दिया जाए, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर दिया जाए। तो ये तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है इसके लिए। तो बिल्कुल ठीक है। अभी जो पानी फैला हुआ है ये तो ऑपरेशन ही होगी, सूरज निकलेगा तो सूख जाएगा, इसके अलावा तो कोई हल ना होगा और सूखने में वक्त लग जाएगा। उससे पहले क्या कुछ हो जाएगा उसके लिए हम काम करें सर। लेकिन ये बड़ा अच्छा कि हम जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करें, पुरअमन तरीके से इस्तेमाल की बात करें, तो ज़ाहिर कितनी उसकी इम्प्लिकेशंस हैं कि बड़ा अच्छा लगा सुन के कि लाहौर की मैपिंग हुई हो। बड़ा अच्छा लगता है सुन के कि वो शहर जहाँ पे आप देख रहे हैं कि बढ़ती आबादी, जैसे कि कराची के, वहाँ भी मैपिंग है सर। कराची की मैपिंग नहीं कि वैसे स्टडी की है। उसमें क्या मसला है? उसमें वो था कि सी वाटर इंट्रूजन पे स्टडी की थी। ठीक है, कि सी वाटर कितने एरिया तक जो है इंट्रूड कर रहा है कराची में। कितना कर रहे हैं वो तो किलोमीटर्स के हिसाब से है। वो भी एक छोटा सा मैप बना था। अच्छा, मैप बना था वो। हाँ, सी वाटर इंट्रूजन है। ठीक है, उसमें कोई मसले की बात तो नहीं थी वहाँ पे? मैपिंग से आपको अंदाजा? बस यही देखना था कि सी वाटर इंट्रूजन कितनी दूर तक है। ओके, दूर तक हो तो ये नुकसान है डेफिनेटली। फिर वहाँ पे अब सलाइन वाटर है, सी जो है, यस, तो वहाँ पे वो उस पानी को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। सही। अच्छा, पानी के रिसोर्सेज की क्योंकि मैनेजमेंट की बात करें तो मुख्तलिफ चीज़ें मेरे जहन में आती जा रही हैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए। एक और चीज़ सर कि हमें डैमों की इस वक्त अशद ज़रूरत है, मज़ीद डैम बनने चाहिए अर्जेंटली। कितनी कैपेसिटी के कितने डैम्स हों तो हम आइंदा जो आने वाली बारिशें हैं उनसे निपट सकते हैं आसानी? डैम देखे ना, साइट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, हर जगह डैम नहीं बन सकता। अब रिवर इंडस पे सिर्फ कालाबाग इस वक्त एक लोकेशन है जहाँ बन सकता है। कालाबाग के नीचे तो सारा प्लेन शुरू हो जाता है, कराची तक कोई डैम नहीं बन सकता। यानी उसको हमें कंप्लीट कर लेना चाहिए, बना लेना चाहिए। अब सियासी मसला बन गया, तो तब करेंगे जब शुरू करेंगे। बाकी कालाबाग डैम, छोटे छोटे डैम्स के लिए साइट्स हैं, वो होने चाहिए। वो सूबाई लेवल पे इरिगेशन डिपार्टमेंट्स वाले बनाए भी हैं, बना भी रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हम काम तो करें सर। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर भी कि न्यूक्लियर का पुरअमन इस्तेमाल किस तरीके से पाकिस्तान करे, कैसे लीड कर रहे हैं इन द रीजन, उस पर बात करते ऐड कर दूं मैं। हमने अपना जो आइस्टोप जो प्रोग्राम है उसको इंटरनेशनल लेवल पे इतना रिकॉग्नाइज कराया है कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, वर्कशॉप होती है आइस्टोप हाइड्रोलॉजी पे, वहाँ पाकिस्तान का नाम आता है, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम आता है और हमारा नाम आता है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। और एक बार फिर से सर आपको बहुत मुबारकबाद इस अचीवमेंट पे, क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ जहाँ आपका नाम आएगा एक पाकिस्तानी का नाम आएगा और पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। एक ब्रेक लेते हैं और थैंक यू सर। फिर उन बच्चों से मुलाकात करेंगे जो कतर में पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए हैं, ब्रेक के बाद। Australia are the defending champions. We have to wait to see who wins the 8th edition of World T20 Cup. Goodbye, good night! Top teams of the world shall be competing. Fierce, unforgiving, up there to accept the challenge. Speed, the spinning wiles. Orthodox shots interspersed with massive hits. ICC World T20 2022, October 16th until November 13th, 2022.
live on PTV Sports HD. गेम ऑन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हफीज़। मौजूदा बारिशों के पेश नज़र पूरा पाकिस्तान इस वक्त सैलाब की आफत के अंदर मुब्तला है। बहुत से हमारे पाकिस्तानी भाई बहन इस वक्त मुश्किलात में हैं। मेरी उन तमाम मुखय्यर हजरात से गुजारिश होगी कि वो बाहर निकलें और मदद करें अपने साथियों की जो इस वक्त मुश्किल में हैं। ये वक्त है बाहर निकलने का और एक दूसरे की मदद करने का। सो डोनेट जेनरसली एंड हेल्प एवरीवन। अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें या अपने अतियात वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं। हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कतर की बात करेंगे, स्ट्रीट फुटबॉल की बात करते हैं और कतर में खेले गए स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप जिसके फाइनल में हम पहुंचे। फाइनल में पहुंचना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हमने जनाब ब्राज़ील को हराया था और ब्राज़ील को पेनल्टी किक्स पर 3-1 से हरा के हम पहुंचे थे फाइनल में। फाइनल में हमारा मुकाबला हुआ मिस्र से। टीम भी हमारी तगड़ी थी लेकिन किसी वजह से एक छोटी छोटी गलतियों की वजह से ज़ाहिर है हम लोग हारे। लेकिन एक रीजन जो मुझे समझ में आती है ना शोएब, इजिप्ट के लोग जो होते हैं बड़े लंबे लंबे से होते हैं, तो मुझे एक ये रीजन समझ में आता है। नहीं गया ना, मुझे इतना पता नहीं है। नहीं, मैं भी गई नहीं हूँ, लेकिन वैसे मतलब हर रीजन के लोगों का एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना स्पेसिफिक किस्म का। जैसे हमारे मुल्क में तो हर तरह के लोग, बट इजिप्ट में टॉल और स्लीक बॉडी स्ट्रक्चर होता है उनका। नॉर्मली लोग इसी तरह होते हैं। फिरौन ऐसा था? वो ज्यादा था, ये थोड़े से कम होते हैं, लेकिन आप कहाँ मिला रहे? अच्छा। उन लोगों को हराना इतना आसान नहीं होता, स्पेशली जब हम फुटबॉल की बात करते हैं। मिस्री मम्मी कभी देखी है आपने? मैंने टीवी में देखी है, मैंने रियल में कभी नहीं देखी। चले तो वैसे खाम खा मिस्र की बात ज़्यादा कर लिए। कतर ही आपको लेकर जाते हैं, नहीं वहाँ के विजुअल आपको दिखा भी रहे हैं। और वर्ल्ड कप यानी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप के जो फाइनल में हमारी टीम पहुंची उसकी बात करते हैं। याद है आपको 2 प्लेयर्स उस वक्त भी आए थे जिस वक्त जा रहे थे, उससे 2-4 रोज पहले उस वक्त फुटबॉल के साथ आए थे। आज में फुटबॉल नजर नहीं आ रहा। फुटबॉल के अंदर चिप लगी हुई थी। यस, फुटबॉल नहीं है आज, बट एनीवेज वी हैव विद अस गोलकीपर हैं उस टीम के साहिल खटक और आबिद अली हैं डिफेंडर। दोनों ने ज्वाइन किया, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक? जी ठीक। फाइनल क्यों हारे हो? बस नसीब नहीं था। और कितने आपने कितने मैचेस जीते? हमारे ग्रुप स्टेज मैचेस 4 थे जिनमें हमने 3 जीते और 1 ड्रा था। बुरुंडी के साथ 3-1 का स्कोर बुरा नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छा खेला और फाइनल तक पहुंचे, बहुत मुबारक हो आपको। नो डाउट जी, फाइनल तक पहुंचना इसमें कोई शक नहीं है, हमारी कामयाबी है। हम सिल्वर मेडल लेकर आए हैं माशाल्लाह। और टोटल कितनी टीम्स थी वहां पे साहिल? 28 टीम्स थी। आप ये देखिए कि सेकंड बेस्ट 28 मुल्क थे। 28 मुल्क थे। मुकाबला सख्त था लेकिन हमारी टीम जीती। इंडिया की टीम का क्या बना, ये बताओ जरा मुझे। टीम भी अच्छा खेली माशाल्लाह, बस वो थोड़ी सी कमज़ोर थी शायद, इस वजह से शायद वो नहीं जीत सके। लेकिन मेहनत उन्होंने भी अच्छी की अपनी तरफ से ताकि वो भी अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। आबिद आप सुनाए, कैसा रहा एक्सपीरियंस? जी बहुत अच्छा, हम खेले हैं उधर, बहुत अच्छा खेले हैं। और जब फाइनल वाले दिन मैं प्लेंटी लगाने गया था ना, तो मेरी प्लेंटी ड्रा हो गई थी, वहाँ रुक गई थी। तो इसलिए हम हार के खेले, हम बहुत अच्छा थे। वैसे आबिद कभी सोचा था कतर जाओगे फुटबॉल खेलने के लिए? ये कभी नहीं सोचा था कि हम एक गांव में से किधर जाएंगे। समंदरी से आपका ताल्लुक है, आपका अटक से ताल्लुक है और आप दोनों पहली बार पाकिस्तान से, पहली बार जहाज का सफर, पहली बार ही बाहर के जहाज से डर लगा था। ये टीम पहले बारी तो नहीं होता। आबिद डर लगा था बहुत पहले। तो क्या फील हुआ था कि पेट नीचे जा रहा है? पेट नहीं, ऐसे मैंने कहा यार ये पता नहीं क्या हो रहा है। कलमा शलमा पढ़ लिया था? कलमा तो पढ़ के बैठते हैं, जहाँ बैठते हैं। अच्छा, आपके साथ क्या मामला रहा जब जहाज से बैठे, उनका टेक ऑफ होने लगा, जहाज जा रहा है, तो मेरे तो ये पहले कान बंद हो गए थे, कानों में आवाज़ नहीं आ रही थी।
तो उन्होंने पता नहीं कोई रबड़ दी कि पता नहीं क्या वो कहते हैं कानों में डालो। ओके, एयर प्लग्स दिया आपको अपने कानों में। वो डाले, पैर कोई आवाज़ आ रही थी। अच्छा, आपकी टीम में साहिल आप बताएं, आपकी टीम में किसी भी मेंबर ने, किसी पार्टिसिपेंट ने वियर्ड बिहेव किया, मतलब जहाज में बैठ के बहुत ज्यादा शोर मचाया? चीका मारियां हों? नहीं, सब आराम से, बस ये थोड़ी सी जब जा रहा था, जब डर लग रहा था शुरू में, जब रनवे पे था, टेक ऑफ किया, उस वक्त थोड़ा सी घबराहट थी, फिर ठीक हो गया था, मतलब कि यार एक दूसरे को हौसला दिया होगा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। लैंडिंग कैसी रही? बस लैंडिंग हमने कहा शुक्र है पहुंच गए। पहले तो हमको 10-15-10 मिनट तो हम तो इस तरह चलते रहे रनवे पे, उसके इतना बड़ा एयरपोर्ट है कतर का, ठीक है, चलते ही रहे, फिर जाके कहीं पहुंचे हम। जहाज पहुंच गया जनाब, लैंड करके, और उसके बाद खेल के मैदान में पहुंच गए। मैदान में पहुंच गए आप, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम वहाँ जब उतरे तो हमारा अच्छा सा इस्तकबाल हुआ। अच्छा, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा पाकिस्तान की टीम आई है, सभी ने शोर मचाया। हमारी तरह मेहमान नवाजी की उन्होंने, जैसे हम करते हैं कोई आए? जी, बहुत बहुत अच्छी। यार बताना क्या क्या खा के आए वहाँ से खाने का तो ना पूछो ही। क्यों? खाना वहाँ को सिर्फ डबल रोटी मिलती थी और चावल। ठंडे बर्गर, ठंडे शवारमे और ठंडे चावल। वो खाते ही होंगे ना? खाते हैं, भूख लगती है, खाते हैं वैसे। नहीं बज़ाहिर हर मुल्क का अपना एक टेस्ट है, उसका अपना कल्चर है, अपनी ट्रेडिशंस है, अपना अंदाज है सर्व करने का। घूमे फिरे भी थे वहाँ पे? बहुत घूमे। आप बताएं, कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ लेकर? वहाँ पे हम कतारा बीच लेकर गए, मैं कतारा लेकर गए, सी लाइन बीच लेकर गए मैं। ओके, और बहुत सी उनकी जगह थी। बीचों बीच कर दिया? पर गर्मी बहुत थी उधर, गर्मी बहुत थी। अच्छा, ये मैं इसी पे पूछना चाह रहा हूँ कि इधर आप पाकिस्तान के वेदर में आप लोग खेलते आए, ट्रेनिंग करते आए, और कतर जाना है, वहाँ का वेदर बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पर होती है, तो वहाँ के एटमॉस्फेयर में खेलना मुश्किल हुआ? नहीं, बेसिकली हमने यहाँ पर भी, हमें सर ने इस तरह की ट्रेनिंग कराई थी गर्मी में कि हम वहाँ पे खेल सकें। अच्छा, यहाँ पर भी पाकिस्तान में शदीद गर्मी में 3:30 बजे 4 बजे खेलते थे यहाँ पर भी। ओके, फिर हमें इतना मुश्किल नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ये था कि बाहर जाते थे तो आपको गर्मी लगती थी, अंदर आते तो आपको सर्दी लगती थी। ये सीन अच्छा था। साहिल, वहाँ पे जाके जब आप खेलने के लिए मैदान में उतरे, क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि हमें इस वाले हिस्से में भी ट्रेनिंग करनी चाहिए थी, इस पे भी काम करना चाहिए था, ये रह गया? कोई वीकनेस नजर आई? वीकनेस ऐसी नजर आई? वीकनेस तो नहीं थी, लेकिन बस क्या ये अब किस्मत पे आ जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खेला, हमने अपनी तरफ से पूरा दिया कि हम पाकिस्तान की उम्मीद पे पूरा उतरे, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बस बदकिस्मती से हम फाइनल कोई बात नहीं, अगली बार से आपने सिल्वर मेडल लिया है, बड़ी खुशकिस्मती की बात है ये कि एक तो आपने पाकिस्तान को सेलिब्रेट दिस, ये एक प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए कि हमारी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम वहां पर पहुंची है, फाइनल खेला है उन्होंने, इतनी टफ टीम्स को हराना, फाइनल में पहुंचना, ये सेल्फ एक बहुत बड़ी कामयाबी है। रिप्रेजेंट किया, सिल्वर मेडल लिया, ये कोई छोटी बात नहीं है। काफी टफ टीम। तो फिर जब वापस आए पाकिस्तान में इस्तकबाल कैसा हुआ है? बहुत, हम पहले तो हमारे उधर आंसू नहीं रुक रहे थे जब फाइनल हम खेल रहे थे, जज्बाती हो गए थे। तो हमें अपनी घर वालों की बहुत याद है, हम कह रहे थे कि यार पाकिस्तान ने हमारे लिए बहुत दुआएं की हैं, शायद हम उनकी। कितने दिन रुके आप वहाँ पे? वहाँ पे हमारा 10 दिन का स्टे था। अच्छा, तो बस हम कह रहे थे कि जो हम जहाँ पे पहुँचे हैं आज पाकिस्तान की, हो गए थे, वीडियो कॉल नहीं की थी घर पे? उधर मतलब वहाँ पे कतर सिम तो नहीं थी हमारे पास, जब घर आते थे वाईफाई वगैरह लगा होता था कि नेट वगैरह इस्तेमाल करने के लिए, तो फिर कहीं घर कॉल कर लेते थे। ओके, और जब सेमीफाइनल जीत के आए और अब फाइनल खेलने जाना है, उस दौरान किससे बात हुई घर में? उस दौरान तो बहुत से लोग कॉल कर रहे थे हमारे टीम लीडर्स को, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं जब फाइनल में पहुंच जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि वहाँ के हमें जो पाकिस्तानी थे उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, उनकी तरफ से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हम बहुत खुश थे कि वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वो ढोल और वो बड़ा लेकर सही पंजाबी माहौल था उधर। कितनी अच्छी बात है ना शुएब कि दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर पाकिस्तानी होंगे तो वो जरूर पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, चाहे हमारी वो क्रिकेट टीम हो, फुटबॉल टीम हो, कोई भी टीम हो, पाकिस्तानियों के दिल पाकिस्तान के साथ ही धड़कते हैं। और फुटबॉल से मोहब्बत वैसे भी ना हर रोज हम देखते हैं बढ़ती चली जा रही है, एक जबरदस्त गेम है, जिस तरह पाकिस्तान अब उसमें आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब रोनाल्डो ना हो तो क्या हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे? ऐसे थोड़ी होता है। हमारे अपने रोनाल्डो से कम है क्या? और क्या, ऐसे ही है ना। अच्छा, मुझे बताइए कि आपने कितने गोल होने से बचाए, बिकॉज़ यू आर द गोलकीपर? मतलब मैं तो चेंज पर था। अच्छा, क्योंकि मेरे साथ दूसरा कीपर था, वो क्या था, बाय द वे 10 बंदे थे, 3 चेंज पर थे और 7 खेल रहे थे अंदर। 7 खेल रहे थे। भाई मुझे मौका नहीं मिल सका, पर मैं ये नहीं टेंशन कि भाई मुझे मौका नहीं मिला, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी टीम खेल रही थी, अच्छा खेल रही थी, हमें बहुत नहीं बिल्कुल भी नहीं, हमारी टीम खेल रही थी अच्छी,
हमें किसी चांस मैच में भी नहीं गए आप? नहीं, हमें चांस आपने नारे लगाए होंगे ना साथ नहीं, बैठ के हम पाकिस्तान बहुत के? खुश थे कि हमारी टीम खेली, हमें आप बहुत खेले थे? जी ये खेला था। कितने गोल किए थे? मैंने तो एक भी नहीं किया था, पर डिफेंडर थे? डिफेंस बहुत अच्छी थी अच्छा हमारी। डिफेंड किया, ये रोक गोल रहे होने से थे, बचाए। ये रोक रहे हमारे थे। ऊपर ऐसा हमला भी नहीं हुआ जो हमारे कीपर को तकलीफ हो। जी यानी आपने कीपर तक होने से पहले मामला का कंट्रोल में रखना है। जी, जी। कीपर भाई आप रेस्ट करें, हम हैं इधर। जाने नहीं दी इनको, वो तो हमारी ड्यूटी है ना, हमने निभानी जाहिर है, थी। और आपने ड्यूटी अच्छे से निभाई भी। बिल्कुल सर। पहला आप जी आप भी बताइएगा मुझे आबिद कि जब आप सेमीफाइनल हो चुका है, अब जाहिर है आप एक्सपेक्टेशंस अब सबकी हाई हो जाती है कि अब फाइनल मैच है मिस्र से, तो फिर आपने जब घर कॉल की तो फिर कैसा रहा? गौर कॉल तो नहीं की, उधर ही थे हम मैच पे ही, तो उधर वाईफाई भी नहीं थी। नहीं तो सेमीफाइनल के फौरन बाद फाइनल मैच था? जी जी। अच्छा, कोई गैप नहीं था? हमने टोटल क्वार्टर फाइनल भी खेला, अच्छा। सेमीफाइनल भी खेला, एक ही दिन में सब कुछ सही है? खेला, 3 मैच हमने खेले। बहुत टफ नहीं हो गया मामला? कोई बात नहीं, उनकी तैयारी थी भाई। फिर भी एक दिन में 3 मैच। अच्छा आबिद, ये वाले मैचेस तो हो गए, सिल्वर मेडल तो आ गया, आगे क्या सोचा है? पढ़ना छड़ना है कोई नहीं? नहीं, एडमिशन ले गए इंशाल्लाह, क्योंकि पढ़ना है इंग्लिश हो, वो जब उधर गए इंग्लिश बाहर जाएंगे गोरों के साथ, फिर इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी ना। इन अंग्रेजी का मसला हुआ, इंग्लिश में बात करते थे, हमें तो पता ही नहीं चलता था क्या कह रहे हैं। लेकिन अब आपने अपनी पढ़ाई पे खूब तवज्जो देनी है, खेल के इशारों साथ से कहते थे, इशारों से कहते थे वो ये साइन लैंग्वेज, ये वैसे बड़े क्या काम। कन्वर्सेशन में क्या इशू आ रहा था? फॉर एग्जांपल कहाँ पे इशू है? बिकॉज आपके साथ तो जरा मैनेजमेंट भी थी टीम की। मैं वो जो मिस्र की टीम थी ना, इतनी अच्छी भी नहीं थी वो, क्योंकि हमारे ट्रैक बहुत अच्छे हो रहे थे, बस इसलिए हमारे स्कोर नहीं निकला गया। अच्छा, तो हम मेरी प्लेंटी रुक गई थी, इसलिए हमारे नहीं, बातचीत में कहाँ मसला आता था? बात करने में कि बात समझा नहीं पा रहे, कोई चीज़ चाहिए नहीं बता पा रहे? वो हमारे साथ कोच होते थे, उसको हम बताते थे कि ये बोल रहे हैं, इनके साथ बात कोच करो, भी तो अम्मी ये अब्बू की चाहिए। तरह होते हैं ना, वही आपकी जरूरतें बिल्कुल पूरी बिल्कुल, करेंगे। वो तो ऐसे ही है, हमारे- ऐसे ही है। बिल्कुल बाप की अगर तरह कोई थे चीज़ सर। समझ नहीं आती, ट्रांसलेटर डाउनलोड किया हुआ था हमने एक, ट्रांसलेटर वो बोलती थी तो हमें वो समझ आ जाता कि क्या बोल रही है हम। वेरी गुड, स्मार्ट आइडियाज भाई, हमारे बच्चे बहुत बहुत तेज हैं। स्मार्ट है भाई, बहुत स्मार्ट है। अब वापस आने के बाद क्या रूटीन चल रही है? अभी अभी हमने ये किया है कि हमने इधर ख़त्म नहीं कर देना, हमने जीता है इंशाल्लाह, हमने अच्छा खेला है, हमने ये ख़त्म नहीं, मेहनत जारी रखनी है, हम पाकिस्तान का नाम ऐसे ही रोशन करना है। अगला इवेंट के लिए तैयारी करेंगे अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये और अगली दफा इंशाल्लाह आप गोल्ड मेडल लेके आएंगे इंशाल्लाह। बस ये नसीब की बात है कि नसीब की बात है कि यहाँ तक भी पहुंचे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना है, इस पे बहुत शुक्र कि देखें ना 28 टीम्स और पाकिस्तान इस तरह ऊपर पहुंचे, फाइनल में पहुंचना मैं फिर कहूँगा ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। इट इज़ टफ, इट इज़ चैलेंजिंग कि एक ऐसी टीम जिसके प्लेयर्स पहली बार, आप ये देखें जहाज़ का सफ़र पहली बार है, बाहर पहली बार जा रहे हैं, इन्वायरमेंट नया है, उस माहौल में जाकर खेलना, उन वेदर कंडीशन में खेलना जिसके बारे में शायद कभी सुना भी नहीं होगा। भले वो 3-4 बजे प्रैक्टिस करते हो, बट वहाँ की गर्मी बहुत डिफरेंट होती है, बहुत ड्राई वेदर वहाँ पे होता है, और वहाँ पर और दूसरे मुल्क में जाके बड़े बड़े प्लेयर्स के पसीने छूट जाते हैं, ग्राउंड अलग, क्राउड अलग, टीमें अलग, हर चीज़ डिफरेंट होती है। तो इन बच्चों का एक्सपोजर जितना था, इन्होंने उससे बहुत बढ़ के खेला, बहुत अच्छा खेला, नो डाउट। साहिल, आपने जब आप लोग वहाँ पे मैचेस खेल रहे थे, आपके दोस्त वगैरह जितने जानने वाले थे वो भी ज़ाहिर है कांटेक्ट करते होंगे, वापस आने के बाद उन्होंने कहा हमने भी जाना है, हमारा भी तुम एडमिशन कराओ, साथ साथ हम सीखेंगे? जी अभी काफ़ी लोग हमें वो फेसबुक पे हैं, काफ़ी वो एड्स वगैरह देखते हैं हमारे, तो हमें बोलते हैं यार हमें भी इंटरेस्ट है, हमें भी लेके जाओ। हमने बोला कि ये काफ़ी अरसे के बाद आता है, 4 साल के बाद आता है ये टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप जो होता है ना, मतलब ये जो बड़ा वर्ल्ड कप है ना फीफा का, उससे 2 महीने पहले होता है ये स्ट्रीट साइड वर्ल्ड कप, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको कोई स्पोर्ट वगैरह नहीं करता, उनके लिए प्लेटफॉर्म है कि वो आएँ, वो दुनिया को दिखाएं। और आपने किया भी है। हमने बस अल्लाह पाक की अल्हम्दुलिल्लाह जी, यू ऑल आर प्राउड ऑफ यू, खुश रहें, और इसी तरह और जो इवेंट्स आते हैं उसके लिए भरपूर तैयारी आपने करनी, तालीम को नहीं छोड़ना, तालीम की तरफ फोकस करना है। हमें मुस्लिम एंड ने भी एडमिशन वगैरह लेकर देंगे हमें, वो कह रहे हैं कि आप पढ़ाई भी साथ बिल्कुल सही, पढ़ाई के साथ साथ पढ़ना है आप लोगों ने। बिल्कुल। और हमारा ये भी पैगाम है कि जैसे बाहरले मुल्क में सपोर्ट की जाती है फुटबॉल को, इसी तरह हमारे पाकिस्तान में भी सपोर्ट हो रही है, तो बाहर गए हो ना? जी बिल्कुल, ये तो हमें मुस्लिम हैंड ने सपोर्ट किया कि हम गए, सपोर्ट है तो गए हो। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जब किसी से पूछे सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट है तो यहाँ तक आए हो, तो प्लीज डू एक्नॉलेज दिस कि सपोर्ट यहाँ तक पहुंचे हो, सपोर्ट थी तो बाहर तक गए हो। ये कह देना कि सपोर्ट नहीं है, ये बिल्कुल एक नेगेटिव जुमला हो जाता है। आप ये जरूर कह सकते हैं और बेहतर किया जाए, देयर इज ऑलवेज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट, बट सपोर्ट है इदारों की, तभी तो यहाँ तक हमारे बच्चे पहुँचते हैं और फिर कामयाबी समेट कर आते हैं। नाजरीन, ये है वो प्यारे से बच्चे, मैं कहूँगा कि जिन्होंने वाकई उन टफ कंडीशंस में
खेल कर दिखाया है, साबित करके दिखाया है कि मेहनत करते हैं। वी हैव टैलेंट, टैलेंट से भरपूर है पाकिस्तान, ज़रखेज़ ज़मीन है हमारी, वो अटक हो, फैसलाबाद हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, कोई और इलाका हो, बहुत टैलेंट यहाँ से निकलता है और वो जाके फिर नो डाउट। अब आप प्यारी सी क्लोजिंग करके दिखाएं क्योंकि वक्त खत्म हो गया है। पाली ची क्लोजिंग करता हूँ मैं, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।